अब देखना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोई कंपनी है, कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स क्या हो जाते हैं, आईपीओ के दौरान लिस्ट हो जाते हैं और प्रमोटर क्या करता है, अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर देता है, तो उस पर एसटीटी लगेगा। इसी तरह से कोई बिजनेस ट्रस्ट है, इसी तरह से क्या है, कोई बिजनेस ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बिजनेस ट्रस्ट है। बिजनेस ट्रस्ट के 100 यूनिट्स किसके पास थे, आरजी के पास थे। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट क्या लेके आ रही है, एक आईपीओ लेके आ रही है। आईपीओ के दौरान इस आरजी ने क्या करा, अपने 40 शेयर ऑफर फॉर सेल कर दिए किसको, पब्लिक को। ठीक है, और आईपीओ के बाद क्या हुआ, ये जो सारे शेयर्स थे ना, ये जो सारे शेयर्स थे, ये सारे यूनिट्स थे, बिजनेस सिस्टम मतलब यूनिट्स हो जाएंगे। वो क्या हुआ, लिस्ट हो गए। तो उसके भी उस पे भी क्या लगेगा, एसटीडी लगेगा। एसटीडी कब लगेगा, मतलब जब आरजी के पास ये 100 अनलिस्टेड यूनिट्स है, उसमें से 40 उसने क्या करी, आईपीओ के दौरान पब्लिक को बेच दी। पब्लिक को बेच दी ना, जब मैं पब्लिक को बेचूंगा तो पब्लिक से पैसा उठाऊंगा। सीधी सी बात है ना, आईपीओ के दौरान क्या होता है, या तो मैं नए शेयर इश्यू कर दूं, या फिर जो मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर है अनलिस्टेड प्रमोटर के पास, उसने क्या करे, पब्लिक को दे दिया, पब्लिक से पैसा उठा लिया। तो जब मैंने बेचे उस समय तो वो लिस्टेड नहीं थे ना। आईपीओ आईपीओ सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद शेयर्स लिस्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब आप क्या करते हो, अनलिस्टेड शेयर्स बेचते हो या फिर अनलिस्टेड यूनिट्स बेचते हो बिजनेस ट्रस्ट की, और बाद में कंपनी लिस्ट हो जाती है, फिर बिजनेस ट्रस्ट लिस्ट हो जाता है, तो उस पर भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 111 के अंदर 15%, 111 ए के अंदर 15% पे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, एंड ये मान लिया जाएगा कि उस पर एसटीटी लग रहा है। अच्छा, एक और चीज समझना, आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो अपन ने इक्विटी ओरिएंटेड फंड की बात करी थी, क्योंकि ये रहा इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। आपने इस इक्विटी ओरिएंटेड फंड के क्या ले लिए, बेसिकली यूनिट्स ले लिए। अब आप क्या करते हो, इस इक्विटी ओरिएंटेड फंड को बोलते हो कि भाई एक काम कर, मैंने तेरे यूनिट्स लिए थे, अब मैं तुझे यूनिट्स वापस बेच रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जब आप क्या करते हो, इस यूनिट्स को वापस म्यूचुअल फंड को बेचते हो, तो उस पर भी एसटीटी लगेगा। तो सेल ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड टू द म्यूचुअल फंड, इस पे भी क्या लगेगा, बेसिकली एसटीटी लगेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज समझना, मैंने आपको बताया कि भाई 111 ए कब लगता है, जब एसटीडी आपने पे कराओ एट द टाइम ऑफ सेल। जब क्या कराओ आपने, एसटीडी पे कराओ एट द टाइम ऑफ सेल। और कब, जब आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, या फिर आपने बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट बेचे हैं, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स बेचे हैं, ठीक है। अब देखो ये पढ़ो क्या दे रखा है कि भाई 111 शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू कैपिटल गेन अराइजिंग परसेंट टू बायबैक, या फिर ओपन ऑफर फॉर सेल, या फिर सेल ऑफ राइट्स एंटाइटलमेंट, या डीलिस्टेड शेयर्स, या नेगोशिएटेड डील, दिस इज बिकॉज एसटीटी इज नॉट पेबल ऑन सच ट्रांसफर। तो जब क्या करती है कंपनी, जब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है, जब क्या करती है कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है, या फिर कंपनी क्या करती है, बेसिकली जो राइट इशू निकालती है, आपने क्या करा, राइट इशू, कंपनी ने राइट इशू निकाला, आपने राइट इशू को सब्सक्राइब करा, फिर शेयर्स बेच दिए, या फिर आपने डील से शेयर्स बेचिए, या फिर कोई नेगोशिएटेड डील्स के बेसिस पे अपने शेयर्स बेचे, या फिर ओपन ओपन ऑफर फॉर सेल, कंपनी ने अपने शेयर्स खुद ही बेच दिए, तो उस केस में जो है एसटीडी लगता नहीं है। और क्योंकि एसटीडी नहीं लगता तो 111 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई 111 ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप 15% भी टैक्स कब पे कर सकते हो, जब आपने ये तीन चीजें करी हैं, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड इक्विटी शेयर्स आपने बेचे हैं, और बेचने के टाइम पे आपने एसटीडी पे करा है, बेचने के टाइम पे आपने एसटीडी पे करा है, तभी तो ही आपको जो है 111 के अंदर 15% की कंसेशन रेट मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको साफ साफ बता देगा कि भाई अपन ने एसटीडी पे करा है कि नहीं करा है एट द टाइम ऑफ सेल। 111 आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब अपन बात कर रहे थे इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या करते हो, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को बेचते हो, और सेल के टाइम पे अगर आपने एसटीडी पे करा है, तो क्या हो जाएगा, 111 ए के अंदर 15% आप कंसेशन रेट ऑफ टैक्स पे कर सकते हो। अब सवाल आता है कि भाई इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब क्या है। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब है बेसिकली एक तरह का म्यूचुअल फंड, जो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करता है और दूसरे दूसरे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा, ये क्या है, इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। तो एक मैं म्यूचुअल फंड हूँ, मैंने लोगों से पैसा कलेक्ट करा, अब मैं क्या करता हूँ, म्यूचुअल फंड में मैं डोमेस्टिक कंपनी के डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो सरकार ने कहा कि अगर आप एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड कब माना जाएगा, जब आपके पास जो भी टोटल पैसा आपने कलेक्ट करा है पब्लिक का, उसमें से एटलीस्ट आपने क्या करा है, 65% पैसा किसमें इन्वेस्ट करा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड ऑन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इतनी कहानी समझाई। तो मैं म्यूचुअल फंड हूँ, मैंने लोगों से पैसा कलेक्ट करा। अच्छा, मैंने जो भी पैसा कलेक्ट करा उसका अगर मैं एटलीस्ट 65% किस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अदर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो इंडिया में लिस्टेड है, ठीक है। देखो देखा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, 65% इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ किसमें, इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, इंडियन कंपनीज लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड एक्सचेंज। तो मेरा जो म्यूचुअल फंड हो उसको क्या माना जाएगा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाएगा। अगर मैं लोगों से पैसा कलेक्ट करके डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय मैं लोगों से जो पैसा कलेक्ट करा उसको मैंने किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो सरकार कहती है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 90% पैसा म्यूचुअल फंड में डालना पड़ेगा। तो मैंने अगर 100 रुपए कलेक्ट करे, तो सरकार कहती है कि भाई 90% आप क्या करो, दूसरे फंड में डालो। और फिर आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो दूसरा फंड है ना, वो भी 90% किसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड ऑन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज।
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब क्या है। मैंने आपको 2 चीजें बताई, अगर मैं म्यूचुअल फंड हूँ, अगर मैं डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं एटलीस्ट 65% टोटल प्रोसीड जो मुझे मिली है, वो इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मैं क्या माना जाऊँगा? इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाऊँगा। अगर मैं एक म्यूचुअल फंड हूँ, मैं डायरेक्टली कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करा, मैंने क्या करा? किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। तो मैंने लोगों से पैसा लिया और कम से कम एटलीस्ट 90% पैसा मैंने दूसरे म्यूचुअल फंड में लगा दिया, एंड सामने वाला बंदा जो है, वो भी क्या कर रहा है? 90% जो भी उसको टोटल प्रोसीड मिली है, वो अगर आगे जाके दूसरी इक्विटी शेयर्स में लगा देती है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो क्या माना जाएगा कि भाई जो मैं म्यूचुअल फंड हूँ वो क्या है? इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। तो पढ़ो, in case where the fund invests in the units of another fund which is traded on the recognized stock exchange, minimum 90% of the total proceed of such fund is invested in the units of such other fund। मतलब मेरे पास जो भी टोटल पैसा मिला है, जो मुझे टोटल प्रोसीड मिली है, उसका 90% मैंने क्या करा है? सामने वाले म्यूचुअल फंड में लगा दिया है। एंड such other fund also invest a minimum of 90% of its total proceeds in the equity of domestic company listed on the recognized stock exchange। तो सामने वाला बंदा, जो सामने वाला म्यूचुअल फंड है, वो भी अगर 90% पैसा कहाँ लगा देता है? किसी इंडियन कंपनीज में पैसा लगा देता है, इक्विटी शेयर में पैसा लगा देता है जो इंडिया में लिस्टेड है, तो ये तो क्या माना जाएगा कि भाई मैं क्या हूँ? इक्विटी ओरिएंटेड फंड हूँ। अब देखो एक और चीज दे रखी है, above percentage shall be computed with respect to annual average of monthly average of opening and closing figure। मतलब मैं म्यूचुअल फंड हूँ, ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड हूँ, मुझे ये देखना है कि भाई मैंने 65% कहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है? इक्विटी शेयर्स और डोमेस्टिक कंपनी में दे रखा है। तो ये परसेंटेज कैसे निकालूंगा? मैं कैसे चेक करूंगा कि भाई मैंने 65% कराई कि नहीं कराई? तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपका जो मंथली है, मंथली ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर है, उसका एवरेज लो, मंथली के ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर का एवरेज लो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर रखा था? मंथ एंड में मंथ एंड में मैंने 100 रुपए लगा रखा था, क्लोजिंग में वो 200 रुपए था। तो सरकार कहती है कि भाई इसका एवरेज ले लो। इस तरह से आप क्या करोगे? हर मंथ का एवरेज ले लोगे। इस तरह से आप हर मंथ का एवरेज ले लोगे। अब जो ये मंथ का एवरेज आएगा ना, इस एवरेज का एनुअल एवरेज लेना, मतलब इन सबको डिवाइड बाय 12 कर देना, इन सबको डिवाइड बाय 12 कर देना, इन सबको डिवाइड बाय 12 कर देना, जो फिगर निकल के आएगा उस फिगर को टोटल प्रोसीड से डिवाइड करना, उस फिगर को टोटल प्रोसीड से डिवाइड करना, इंटू 100 करके देखना कि भाई 65% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो अपन को परसेंटेज निकालने हैं, जो अपन को परसेंटेज निकालने हैं, कैसे निकालने हैं कि भाई मैंने जो भी मेरी टोटल प्रोसीड है, जो मेरी टोटल प्रोसीड है, का है टोटल प्रोसीड है, उसका 65% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो मैं ये जो 65% है कैसे निकालूंगा? मंथली एवरेज का मैं एनुअल एवरेज लूंगा। तो जो मंथली एवरेज है, मंथली एवरेज में निकालूंगा, उन सबका फिर मैं क्या करूंगा? एनुअल एवरेज ले लूंगा। तो इस तरह से मुझे 65% और 90% निकालना है। 65% 90% निकल के आ गया, फिर मैं क्या करूंगा? इसको मैं कंपेयर करूंगा टोटल प्रोसीड से। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको कि भाई इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है। एंड 111 ए के अंदर 15% कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स कब लगती है? ओके, अब देखो 111 ए के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो आपको 15% टैक्स पे करना है। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो टैक्स लगेगा किस पे? स्लैब रेट्स पे, ये ध्यान रखना। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई अगर आपका कोई कैपिटल एसेट है, उसको अगर आपने बेचा है, और कैपिटल एसेट क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है, तो अगर वो 111 ए के अंडर फॉल कर रहा है, तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा? आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा एट स्लैब रेट्स। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो दो सेक्शन में दे रखे हैं। जैसे अपन ने 111 ए पढ़ा, वैसे ही अपने को दे रखा है 112 ए। जैसा अपन ने क्या पढ़ा? 111 ए पढ़ा, वैसे ही अपने को दे रखा है 112 ए और 112, सेक्शन 112 ए और सेक्शन 112। तो सीधी सी बात ये है कि भाई अगर आपके जो 3 शेयर्स थे जो अपन ने कहाँ पढ़े थे? सेक्शन 111 ए में पढ़े थे। 3 चीजें जो अपन ने पढ़ी थी सेक्शन 111 ए में, वही चीजें इधर दे रखी है कि आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट बेची है, या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची है। अच्छा, और उस पे क्या हो रहा है? आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो आपको जो है कंसेशन रेट ऑफ टैक्स लगेगा कितना? 10% का। इतनी कहानी समझना गई। उधर अपन ने देखा था 15%, इधर सरकार ने कहा 10%। पर सरकार ने इधर ट्विस्ट डाल दिया कि अगर आप इक्विटी शेयर्स को बेच रहे हो, तो आपको एसटीडी पे करना पड़ेगा बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। ठीक है, मतलब जब आपने परचेज करा तो भी एसटीडी आपने पे करा था, और जब आपने सेल करा उस शेयर पे आपने तो भी एसटीडी पे करा है। तो ही हम आपको जो है क्या करेंगे? 112 ए की कंडीशन को फुलफिल करता हुआ मानेंगे, एंड आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा 10%। इतनी कहानी समझ में आई। इसी तरह से अगर आपने क्या करा है? इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट बेची है, या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची है, तो अपन ने उधर क्या देखा था कि भाई आपने एसटीडी पे करा है एट द टाइम ऑफ सेल। इधर भी सरकार ने कहा कि ठीक है देखो एसटीडी पेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो 111 ए और 112 ए दोनों में कंडीशन ये है कि आपको एसटीडी पे करना है एट द टाइम ऑफ सेल। बट 112 ए में इक्विटी शेयर में आपको जो है एसटीडी पे करना है बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। तो सरकार ने कहा कि भाई जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर आपको जो है सिर्फ 10 और 10% पे टैक्स पे करना है। 15% कहाँ था? 111 ए में था। 10% कहाँ आ गया? 112 ए के अंदर आ गया।
अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, सरकार ने एक और चीज कह दी कि भाई जो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, ये जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये 1 लाख तक तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं। ये 1 लाख तक हम एग्जाम कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका करंट ईयर के अंदर अगर 5 लाख का क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और कौन से वाले सेक्शन में फॉल कर रहा है, वो 112 ए के अंदर फॉल कर रहा है, मतलब ये तीनों कंडीशन में से कोई सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5 लाख में से 1 लाख तो क्या हो गया, आपका एग्जाम हो गया, और बाकी 4 लाख पे आपको जो है 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। 4 लाख का 10% कितना आता है, 40,000 रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ आ गई। एंड वही चीजें जो अपने 111 ए में पढ़ी थी, वही चीजें अपने को इधर पढ़नी है कि भाई आपको चैप्टर 6 से का रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको स्लैब बेनिफिट मिल जाएगा, कोई आपको एचडी पे करने की जरूरत नहीं है। कब? जब आपने कोई ट्रांजेक्शन करा है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जो आईएफएससी में लोकेटेड है, और आपको जो पैसा कहां पे मिला है, फॉरेन करेंसी में मिला है। इसी तरह से इसी तरह से आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि भाई आपको जो 112 ए के अंडर 112 ए के अंडर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगी, आपको जो है रिबेट नहीं मिलेगी। तो अगर आपने रिबेट का कॉन्सेप्ट समझ रखा हो तो आपको ये चीज पता होगी कि भाई जो अपनी ओल्ड टैक्स रिजिम थी, ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, अगर आपकी इनकम क्या है 5 लाख तक है, तो सरकार कहती है कि भाई आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, हम आपको रिबेट दे देंगे अंडर 87 ए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि भाई आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जो 112 ए के अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो 112 ए के अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर आपको रिबेट नहीं मिलती। अच्छा, एक और चीज समझना, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन नॉट अवेलेबल। कुछ याद आ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन क्या है? तो सेकंड प्रोविजन तो है इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन वाला है सेकंड प्रोविजन, कि भाई आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हो, तो हम आपको क्या करते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर आपका केस 112 ए के अंडर फॉल कर रहा है, मतलब अगर ये वाली जो कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है, तो हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। इसी तरह से फर्स्ट प्रोविजो नहीं मिलेगा। फर्स्ट प्रोविजो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको मैंने बताया भी था कि भाई फर्स्ट प्रोविजो क्या होता है। ये रहा देखो कि भाई एनआर के केस में जो अपना कैपिटल गेन होता है, वो इस तरह से कंप्यूट होता है। ठीक है, तो एनआर के केस में जो अपना कैपिटल गेन होता है, वो इस तरह से कंप्यूट होता है। मैंने आपको ये चीज बताई थी, राइट। अच्छा, सरकार ये कहती है कि भाई अगर एनआर है और इसको क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। अगर एनआर है, इसको क्या हो रहा है, बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, और वो 112 ए में फॉल कर रहा है। मैंने आपको बताया कि भाई कोई एनआर है, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, और वो 112 ए के अंदर फॉल कर रहा है। तो सरकार ये कहती है कि भाई अगर ऐसा केस है, तो उसको फर्स्ट प्रोविजन नहीं मिलेगा, उसको जो है क्या करना पड़ेगा, 112 ए के अंदर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि कहानी समझ में आई आपको? तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जो 112 ए है, 112 ए के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन नहीं मिलता। सेकंड प्रोविजन का मतलब है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड फर्स्ट प्रोविजन का क्या मतलब है? फर्स्ट प्रोविजन का मतलब ये था कि भाई एनआर के केस में अपन जो कैपिटल गेन निकालते थे, वो इस तरह से निकालते थे, राइट। तो गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि भाई अगर एनआर का केस है और वो 112 ए के अंदर फॉल कर रहा है, अगर क्या कर रहा है, 112 ए के अंदर फॉल कर रहा है, तो उसको फर्स्ट प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको जो है 112 के अंदर जिस तरह से अपन कैपिटल गेन्स निकालते हैं, उसी तरह से उसको जो है कैपिटल गेन्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई जो फर्स्ट प्रोविजन मैंडेटरी है, देखो इधर अपन ये चीज पढ़ी थी ना, फर्स्ट प्रोविजन मैंडेटरी है। फर्स्ट प्रोविजन क्या है, मैंडेटरी है। मैंने आपको चीज बताई थी कि जो फर्स्ट प्रोविजन वो मैंडेटरी है। एनआर कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेकंड प्रोविजन इफ इस केस फॉल्स अंडर फर्स्ट प्रोविजन। मतलब आपको जो है फर्स्ट प्रोविजन लेना ही पड़ेगा, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका केस फर्स्ट प्रोविजन में आ रहा है। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी कि भाई फर्स्ट प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई जहां पर 112 ए अप्लाई हो रहा है। तो जो मैंने आपको इधर चीज बताई ना, ये वाली चीज, वो इधर यही रही, वो लिखी हुई है, देखो फर्स्ट प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा जहां पर 112 ए अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर एनआर का केस 112 ए के अंडर फॉल कर रहा है, विच मींस अगर एनआर ने क्या करा है, इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचा है, या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेची है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट बेची है, और इधर उसने एसटीडी पे करा है बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, और इधर उसने एसटीडी पे करा है बोथ एट द इधर एसटीडी पे करा है एट द टाइम ऑफ सेल। तो उस केस में 112 ए लग जाएगा, और 112 ए में उसको 10% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और जहां पर 112 ए लग गया, वहां पर वो फर्स्ट प्रोविजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो दोनों चीजें बता दी अपन ने। 112 ए के अंदर भी पढ़ लिया कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन नॉट अवेलेबल, और फर्स्ट प्रोविजन में मैंने देखो लिखा दिया था कि भाई अगर फर्स्ट प्रोविजन लग रहा है, फर्स्ट प्रोविजन नहीं लगेगा जहां पर 112 ए लग रहा है। लॉजिकली पूरी कहानी समझ में आई ना आपको? अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वो समझना। देखो पहले होता ये था, पहले क्या होता था, अर्लियर की बात कर रहा हूँ, मतलब एक, ओहो, मैं बात कर रहा हूँ एक
फेब 2018 की, ठीक है। 1 फेब 2018 को सरकार बजट लेके आई। 1 फेब 2018 को सरकार बजट लेके आई। इससे पहले हुआ क्या करता था, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, जो आपका 112 ए के अंडर फॉल कर रहा है, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हुआ करता था। समझ रहे हो? मैंने आपको क्या बताया कि भाई 1 फेब 2018 के पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए के अंडर था ना, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हुआ करता था। मतलब आपको जो 112 ए के अंडर कैपिटल गेन हो रहा है, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, उस पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 112 ए के अंदर कौन से कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं मैं? वही इक्विटी शेयर्स की, बिजनेस शेयर्स की यूनिट की, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट की, अगर एसटीडी पे हुआ है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, 1 फरवरी 2018 को सरकार बजट लेके आई और सरकार बोलती है कि भाई हम तो लालची इंसान है, हमें चाहिए टैक्स। तो 1 फरवरी 2018 को सरकार ने कहा कि अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 112 ए के अंडर, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 112 ए के अंडर, उस पर हम क्या करेंगे, अब 10% टैक्स लेंगे। तो स्टॉक मार्केट बड़ा खतरनाक गिरा उस समय। आप चेक भी कर सकते हो इस दिन जाके आप चेक करना, स्टॉक मार्केट बहुत बुरा गिरा था। तो 1 फरवरी 2018 के बारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 ए के अंडर है, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हुआ करता था। एक बजट के दिन सरकार ने कहा कि भाई अब हम जो है 10% टैक्स लेंगे, ठीक है, अब हम जो है 10% टैक्स लेंगे। तो बहुत हल्ला मचा। पब्लिक बोली ऐसे आप हमें चूना नहीं लगा सकते, आपको हमें कुछ रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा। तो सरकार ने फिर क्या करा, एक रिलैक्सेशन दिया। सरकार ने बोला कि भाई देखो, सरकार ने कहा कि 31, इससे एक दिन पहले आ जाओ, 31/1/2018 तक, 31/1/2018 तक जितना भी आपका गेन हुआ है उसको हम क्या करते हैं, एग्जाम कर देते हैं। सरकार ने बेसिकली क्या कहा कि भाई देखो, हम आपसे टैक्स तो ले रहे हैं, हम आपसे 1 फरवरी 2018 के बाद टैक्स तो लेंगे कितना, 10% पे। लेकिन 1 फरवरी 2018 से पहले आपने जितना भी मुनाफा कमाया है उसको हम एग्जाम कर देते हैं। कैसे एग्जाम करते हैं वो देखना। तो देखो, मैंने एक शेयर खरीदा था कितने का, 100 रुपए का। मैंने एक शेयर खरीदा था 100 रुपए का। कब खरीदा था, इसको मैं ये ले लेता हूँ, 2016 में मैंने शेयर खरीदा था 16 का, 100 रुपए का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा देर लिख लेता हूँ कि भाई मैंने जो है एक शेयर खरीदा था 2016 में 100 रुपए का। 31/1/2018 को उसकी वैल्यू हो गई मान लो 500 रुपए। ठीक है। अच्छा, 1 फरवरी 2018 को सरकार आके बोलती है कि भाई जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 112 ए वाला, उस पर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात समझना, 1 फरवरी 2018 को इस शेयर की वैल्यू हो गई 600 रुपए, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं 1 फरवरी 2018 को ये शेयर बेचता हूँ तो मेरा कैपिटल गेन कितना होगा? मेरा कैपिटल गेन कितना होगा, सीधी सी बात है, मेरा सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा, 600 रुपए। मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा कितना है, 100 रुपए। तो कितना हो गया, 500 रुपए होगा। 500 रुपए मुझे टैक्स पे करना पड़ता, ठीक है, 500 रुपए में मुझे क्या करना पड़ता, टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई देखो, हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं, और वो रिलैक्सेशन क्या है कि भाई हमने हमने चेंजेस करे इस दिन से, 1/1/2018 से। तो आप आ जाओ इसके एक दिन पहले, 31/1/2018 को जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, जो भी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, उसको हम जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी आपने गेन कमाया है डेट ऑफ परचेज से लेके 31/1/18 तक, उसको हम क्या कर देते हैं, एग्जाम कर देते हैं, उसको हम ग्रैंडफादर कर देते हैं। इसको अपन कहते हैं ग्रैंडफादर कर दिया। मतलब इस बेसिकली इस पे आपको जो है टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब जो नया प्रोविजन आया उसके बेसिस पे अगर मैं देखूं, जो नया प्रोविजन आया उसके बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मेरी सेल कंसेशन क्या होगी, 600। मेरी सेल कंसेशन क्या होगी, 600। सरकार ने कहा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018। तो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 500 रुपए। तो 600 माइनस 500 कितना हो गया, 100। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 100 रुपए पे टैक्स पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए। कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए मुझे 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू कि भाई 1 लाख तक मेरा एग्जाम्प्ट है। तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। सरकार ने बेसिकली बजट लाया 1/2/2018 को। उसने कहा कि भाई जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला था, वो उस पर 10% पे टैक्स लगना चालू हो जाएगा। इससे पहले क्या हुआ करता था, सब कुछ एग्जाम था, लोगों ने बहुत हल्ला मचा दिया, तब जाके सरकार ने क्या करा, एक रिलैक्सेशन डाल दिया। और वो रिलैक्सेशन क्या था कि भाई 31/1/2018 तक की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, उसको हम आपकी जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपए की वजह कितनी हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपए की बजाय 500 हो जाएगी। तो जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो कैपिटल गेन में जो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको क्या अज्यूम करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018। इतनी कहानी समझ आ गई आपको। अब देखो क्या हो गया। हम्म कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी अगर आपने परचेज करा है ऑन और बिफोर ये 31/1/2018, मैंने ये भी बताया ना 31/1/2018 ये रहा। अगर आपने 31/1/2018 को या उससे पहले परचेज करा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ये रही फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर, ठीक है ना, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 100 रुपए थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपए थी और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 कितनी थी, 500 रुपए थी, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रखना चाहोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रखना चाहोगे 500 रुपए। लेकिन उल्टा समझो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी आपकी 100 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होगी 10 रुपए, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी रखना चाहोगे 100 रुपए। सरकार ने कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर को हम क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। अब एक और पॉइंट समझना, अपन इसको एग्जांपल से वापस समझते हैं कि भाई मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी 100 रुपए, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 कितनी है 500 रुपए, मैंने सेल कितने पे करा इसको, अज्यूम करो 1000 रुपए, तो मेरा कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, सेल कंसिडरेशन कितना है मेरा 1000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मान लूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू मान लूंगा, क्यों मान लूंगा, क्योंकि मैंने इसको शेयर को खरीदा था 2016 में, विच मींस ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर 31/1/2018 मतलब बजट आने के पहले, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मान ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी मेरी 500 रुपए, तो मेरा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकल के आ जाएगा 112 ए के अंडर 500 रुपए। ये तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा एक इसका ट्विस्ट निकालते हैं अपन, ठीक है, और ट्विस्ट अपन ये देखते हैं कि आपने इसको बेचा कितने पे 400 रुपए पे, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी कितनी 100 रुपए, पे मार्केट वैल्यू थी 500 रुपए, लेकिन 31/1/2018 के बाद इसकी वैल्यू गिर गई होगी, इसकी वैल्यू गिर गई, सरकार ने कहा इसकी सरकार ने नहीं कहा, बेसिकली मार्केट में इसकी वैल्यू गिर गई और आपने बेचा कितने पे 400 रुपए। अब मुझे बताओ सेल कंसिडरेशन क्या होगी 400 रुपए, ठीक है, माइनस में क्या करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी 500 रुपए, तो क्या हो गया 100 रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकल के आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब सरकार ने कहा कि भाई देखो, सरकार ने कहा कि हमने ये जो फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट निकाला था, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को फेयर मार्केट वैल्यू मान लेंगे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट निकाला था ये आपके गेन को कम करने के लिए निकाला था, आपके लॉस को बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि अगर आप लॉस बढ़ा लोगे तो फ्यूचर में इसको सेट ऑफ करोगे ना, तो सरकार ने कहा कि देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तब लगेगा जब बेसिकली आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट आ रहा हो, इस केस में क्या हो रहा है लॉस आ रहा है, तो सरकार ने फिर एक और चीज कह दी कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इस फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब देखो अपन क्या करेंगे इधर, अपन सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन से कंपेयर करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 500 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 500 रुपए, सेल कंसिडरेशन कितनी है 400 रुपए, तो कितना निकल के आ गया मेरा, बेसिकली 400 रुपए मेरा इन दोनों का विच एवर इज लोअर निकल के आ गया अमाउंट, ठीक है, इसको मैं क्या मानूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानूंगा। अच्छा एक्चुअल में मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 100 रुपए, तो विच एवर इज हाई ले लूंगा मैं कितना 100 रुपए, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि भाई जो भी हम आपको प्रोविजन दे रहे हैं, ये जो ग्रैंड फादरिंग का हमने आपको प्रोविजन दिया है ये आपके गेन को कम करने के लिए है, लेकिन आपका लॉस हम बढ़ा नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपको लॉस बढ़ गया, आपका लॉस बढ़ गया तो हमें नुकसान है, सरकार कह रही है कि हमें नुकसान है, क्योंकि ये जो आपका लॉस बढ़ा है इसको आप फ्यूचर में सेट ऑफ कर सकते हो। तो सरकार ने एक और चीज कह दी कि जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है ना ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी टू सेल कंसिडरेशन, तो फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, तो मेरी जो फेयर मार्केट वैल्यू है जिसको मैं कॉस्ट मानूंगा वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी टू सेल कंसिडरेशन। अब मुझे बताओ सेल कंसिडरेशन में रखता हूँ 400, ठीक है, सेल कंसिडरेशन मेरी 400 रहेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लगता हूँ मैं फेयर मार्केट वैल्यू लेता हूँ, तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी 500, लेकिन सरकार ने कहा कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा कंपेयर करना पड़ेगा सेल कंसिडरेशन से, तो 500 और 400 विच एवर इज लोअर कितना हो जाएगा 400, ठीक है, इसको मैं कंपेयर करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से विच एवर इज हायर, तो कितना हो जाएगा बेसिकली 400, मेरा अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया 400 हो गया। अब मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा 0। तो सरकार ने कहा कि भाई देखो हम आपको फायदा दे रहे हैं लेकिन हमारा खुद का नुकसान नहीं कराएंगे, हम आपको फायदा जरूर दे रहे हैं लेकिन खुद का नुकसान नहीं कराएंगे। तो अगर सरकार ने फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन से कंपेयर नहीं कराया होता तो इधर इधर मेरी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितनी निकल के आ रही होती 500 रुपए, है ना, तो सरकार को जो है 100 रुपए का नुकसान हो रहा था, क्योंकि 100 रुपए का आपको कैपिटल लॉस हो गया, इस लॉस को आप फ्यूचर में सेट ऑफ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, कंसेप्चुअली पूरा समझाया मैंने आपको कि भाई आप क्या करोगे, लॉजिकली होता ये है कि भाई आपको फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 को कंपेयर करना है किससे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 को कंपेयर करना है किससे, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, विच एवर इज हायर क्या हो जाएगा आपका, विच एवर इज हायर बेसिकली आपका कैपिटल गेन्स, विच एवर इज हायर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, राइट, विच एवर इज हायर आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। लेकिन सरकार ने एक ट्विस्ट दिया कि जो फेयर मार्केट वैल्यू ना ये हो जाएगी, ये दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेल कंसिडरेशन, मतलब विच एवर इज लोअर आपको लेना है, तब क्या करोगे
सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन से कंपेयर करोगे, और क्यों कंपेयर करेंगे मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया, और फिर जो अमाउंट निकल के आएगा उसको अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करके विचएवर इज हायर को क्या मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। इतनी कहानी समझ आ गई आपको? अच्छा, इसको आपको डेप्थ में समझाना इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप डेप्थ में इनको लॉजिकली कंसेप्चुअली नहीं समझोगे तो आप एग्जाम में जाके भूल जाओगे। अब देखो, आपको ये फॉर्मुला रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंसेप्चुअली पूरा समझा दिया कि भाई प्रैक्टिकली हुआ क्या। तो अगर आप ये फॉर्मुला रटते तो एग्जाम में भूल जाते कि भाई हायर कौन सा था, लोअर कौन सा था। लेकिन अब मैंने क्योंकि आपको कंसेप्चुअली समझा दिया तो देयर इज नो चांस कि भाई आप एग्जाम में जाके इसको भूल जाओ। अब देखो, अपन ने बोला कि भाई आपको क्या लेना पड़ेगा, 31/1/2018 की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, तो सरकार ने कहा कि अगर आपका कोई कैपिटल एसेट लिस्टेड था, अगर आपका कैपिटल एसेट लिस्टेड था कब, 31/1/2018 को, ठीक है ना, तो आप क्या करो, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लो उस कैपिटल एसेट का ऑन 31/1/2018। सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है कैपिटल एसेट की। आपको जो है फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है कैपिटल एसेट की, और कब, कौन से दिन की लेनी है, 31/1/2018 की लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करना पड़ेगा, विचएवर इज हायर मेरा क्या होगा, विचएवर इज हायर मेरा रिवाइज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है, तो फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब है कि अगर आपका शेयर लिस्टेड था तो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लो। अगर 31/1/2018 को लिस्टेड नहीं था तो उसके पहले दिन, उसके पहले कभी भी लिस्टेड था, लास्ट लेटेस्ट कभी भी लिस्टेड था, उसकी क्या लो, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लो। तो देखो, अगर 31/1/2018 को ट्रेडिंग नहीं थी तो हाईएस्ट प्राइस ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31/1/2018, 31/1/2018 के पहले चले जाना, 31/1/2018 के इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे पे चले जाना जिस दिन ट्रेडिंग हुई थी, उस दिन की हाईएस्ट प्राइस उठा लेना। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर आपका क्या था बेसिकली, म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के आपने यूनिट्स ले रखे थे जो लिस्टेड नहीं थे, तो आप क्या करोगे, बेसिकली एनएवी ले लोगे 31/1/2018 की, एनएवी ले लोगे 31/1/2018 की। और एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हो ये आपने एएफएम म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर में अच्छे से समझ रखा होगा। तो अभी तक अपन ने ये देखा कि अगर आपका कैपिटल एसेट लिस्टेड है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो क्या होगा, अगर कैपिटल एसेट यूनिट है जो लिस्टेड नहीं है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एनएवी लेनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट देखना, इन केस वेयर अ कैपिटल एसेट इज इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, आपका कैपिटल एसेट क्या है, बेसिकली इक्विटी शेयर है इन अ कंपनी विच इज not listed on the recognized stock exchange as on 31/1/2018 but listed on such exchange on the rate of transfer। क्या मतलब है, देखो 31/1/2018 को चाहिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू, इस दिन आपका शेयर क्या है, लिस्टेड नहीं है। लेकिन अज्यूम करो 2024 में कंपनी आईपीओ ले आती है और क्या हो जाता है, शेयर लिस्टेड हो जाता है। अब आप इस शेयर को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, बेच रहे हो। तो मैं इस शेयर को बेच रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, 31/1/2018 की क्या चाहिए रहेगी, फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए रहेगी। इतनी कहानी समझ आती है ना आपको, 31/1/2018 की आपको जो है फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए रहेगी। तो सरकार ने कहा कि भाई इस केस में आप फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, सरकार ने कहा कि भाई इस केस में अपन को फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, उसका सरकार ने एक लॉजिकल तरीका बता दिया। सरकार ने बेसिकली ये कहा कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को पकड़ो, जैसे अपन इंडेक्सेशन निकालते थे ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते थे, इधर भी अपने को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। और इंडेक्सेशन कब तक का लेंगे अपन, बेसिकली इंडेक्सेशन लेंगे 17-18 तक का, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ना है, ठीक है, इनटू सीआईआई फॉर, देखो ये रहा सीआईआई फॉर 17-18, तो मैंने सीआईआई फॉर 17-18 करा, अपॉन करना है सीआईआई ऑफ परचेज ईयर या फिर सीआईआई ऑफ 1/4/2001 विचएवर इज लेटर। अच्छा, ये क्यों होता है विचएवर इज लेटर, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था इंडेक्सेशन जब अपन कर रहे थे। तो इससे होगा क्या कि भाई जिस भी साल आपने परचेज कर रखी होगी, फॉर एग्जांपल मैंने 2004 में कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी 100 रुपए थी, तो 100 रुपए की आज की 31/1/2018 के दिन पे क्या वैल्यू होगी, वही अपन क्या मान लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू मान लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? हमने ये देखा कि भाई अगर शेयर लिस्टेड है तो आप क्या करोगे, बेसिकली ट्रेडिंग प्राइस ले लोगे, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लोगे। अगर शेयर लिस्टेड है कब, 31/1/2018 को। अगर शेयर लिस्टेड नहीं है 31/1/2018 को लेकिन बाद में लिस्ट हो गया तो क्या करेंगे, तो सरकार ने कहा कि जैसे आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते थे, उसी तरह से आप क्या करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लोगे, लेकिन इंडेक्सेशन कब तक का लोगे, 2017-18 तक का। और ये आपको इंडेक्सेशन क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो 2017-18 का आपको इंडेक्सेशन क्वेश्चन में दे रखा होगा। और ये जो परचेज ईयर है या फिर ये जो 1/4/2001 है, सीआईए एज ऑन 1/4/2001, इसका भी आपको जो है इंडेक्सेशन क्वेश्चन में दे रखा होगा। इतनी कहानी समझ आ गई आपको? हम्म। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आप जब समझोगे जब अपन सेक्शन 47 कर लेंगे कैपिटल गेन्स के अंदर, जब अपन कैपिटल गेन्स के अंदर सेक्शन 47 कर लेंगे उस समय आप जो है ये वाला पॉइंट समझ जाओगे। एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं अंदर, क्या है, where the capital asset is an equity share of a company which is listed on the recognized stock exchange on the date of transfer,
एंड विच बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी इन कंसिडरेशन विच इज नॉट लिस्टेड एज ऑन 31/1/2018। जो अपन ऊपर पढ़ा था सब कुछ सेम नीचे ही है, बस इतना सा अलग है कि भाई बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर। तो जब अपन सेक्शन 47 करेंगे तो मैं आपको इधर ले आऊंगा कि भाई अपन ये चीज छोड़ी थी, उस समय आपको जो है ये चीज एकदम से क्लिक कर जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने आपको सेक्शन 112 ए बहुत डेप्थ में समझाया, पूरा लॉजिकली समझाया कि भाई 10% क्यों आया था, ठीक है, 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, कंडीशंस क्या है, कौन कौन सी चीजें नहीं मिलेगी इसमें, और किस तरह से कॉस्ट इक्वेशन निकलता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई 31/1/2018 तक के जो भी आपके गेन्स है उसको हम ग्रैंड फादर कर देते हैं, उसको आपको जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, उसको डीम्ड कॉस्ट इक्वेशन मान लेंगे। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, 111 ए देख लिया जिसमें आपको 15% पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। फिर अपन ने देखा नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर आपको नॉर्मल स्लैब रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। फिर हमने देखा 112 ए के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें आपको 10% पे टैक्स पे करना पड़ता है। और लास्ट अपन ने क्या देखा, 112 देखा, लास्ट अपन ने देखा 112 टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अपन देखने जा रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अगर आपको बताओ तो रिसेंटली अपना जो बजट आया है उसके अंदर ये वाली चीजें अमेंड कर दी गई है, जो अपना ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना, इसको अमेंड कर दिया गया, ये रेट अमेंड हो गई है और ये एग्जामिशन लिमिट अमेंड कर दी गई है। तो जैसे ही अक्टूबर के अंदर मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है अगस्त, आज अगस्त है बेसिकली। जैसे ही अक्टूबर के अंदर सर आईसीआई इस अमेंडमेंट्स को अपनी बुक्स में इंकॉर्पोरेट कर देगी, उस समय मैं क्या करूंगा, एक अमेंडमेंट की वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको जो है ये अमेंडमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तो आपका पूरा बेस क्लियर हो गया कि भाई एलटीसीजी 112 ए के अंदर होता क्या है। अमेंडमेंट में कुछ नहीं कर रखा है अपने, ये टैक्स रेट बदल दी है और ये जो लिमिट दे रखी थी ना इसको बढ़ा के 1,25,000 कर दिया है, ठीक है। तो अपना 112 ए हो गया। अब लास्ट अपन सेक्शन देखने जा रहे हैं 112, लास्ट अपन सेक्शन देखने जा रहे हैं वो है सेक्शन 112। हाँ जी, तो अभी तक अपन ने सेक्शन 111 ए देखा, सेक्शन 111 देखा, फिर सेक्शन 112 ए देखा, फिर अपन देखने जा रहे हैं सेक्शन 112। तो सेक्शन 112 के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर कितना टैक्स लगेगा वो बता रखा है। तो अगर आप एक रेसिडेंट हो या फिर डोमेस्टिक कंपनी हो तो आपको जो है 20% पे टैक्स देना पड़ेगा अंडर 112। अच्छा, 111 ए के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि भाई आपको जो है, सॉरी 112 ए के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि आपको जो है 10% पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है और अप टू 1 लाख तक एग्जाम रहता है। अच्छा, 112 में क्या दे रखा है कि बेसिकली आपको जो है 20% पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट है और जो फॉरेन कंपनी है, कौन, जो नॉन रेसिडेंट है और जो फॉरेन कंपनी है उनको बेसिकली हमने एग्जामेशन दे दिया, उनको कंसेशन दे दिया। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि वो लोग आके ना पैसा इन्वेस्ट करें। अच्छा, वो कंट्री इंडिया में आकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया को क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा, राइट। तो एनआर और फॉरेन कंपनी को हमने कंसेशन दिया है, और वो क्या कंसेशन है वो देखना आप। हमने उन लोगों को कहा कि भाई अगर आपकी अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, मुझे एक बात बताओ कि अगर उनकी लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है किसकी, एनआर की। अगर लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है एनआर की, अगर वो 112 ए की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो 112 ए के अंडर उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 10%। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर आपकी क्या है अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है तो आप क्या कर सकते हो, 10% पे टैक्स पे कर सकते हो। अगर रेसिडेंट और डोमेस्टिक कंपनी है तो उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो अगर 112 ए की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसको 20% पे टैक्स देना ही पड़ेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को हमने कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, अगर आपके अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है तो आप 10% पे टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन हम आपको जो है हम आपको क्या कर रहे हैं, आपका जो सेकंड प्रोविजो का बेनिफिट था वो विड्रॉ कर रहे हैं। बोले तो हम आपको इंडेक्सेशन नहीं देंगे और आपको फर्स्ट प्रोविजो नहीं देंगे। फर्स्ट प्रोविजन मैंने आपको समझाया था ना कि भाई नॉन रेसिडेंट के लिए अपन क्या करते हैं, जो कैपिटल गेन निकालते हैं वो सब क्या करते हैं, सबसे पहले अपन डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसका जो कैपिटल गेन निकल के आता है उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा जाता है। तो ये जो तरीका था ना ये हम आपका नहीं देंगे, ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमने कहा कि भाई आप 10% ले सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि भाई आपको फर्स्ट प्रोविजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा और सेकंड प्रोविजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड प्रोविजो बोले तो इंडेक्सेशन और फर्स्ट प्रोविजो बोले तो जो अपन स्पेशल तरीका निकालते हैं कैपिटल गेन्स निकालने का फॉर एनआर। अच्छा, इसके बाद हमने इन लोगों को कहा कि भाई अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर तो आपको जो है 20% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इनको एक्सेप्शन दिया किसमें, अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में, कि आप 10% पे टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अपन क्या करते हैं, एनआर जो है, जो नॉन रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट के लिए अपन क्या करते हैं वो तरीका निकालते हैं जिसके अंदर अपन सेल्स करते हैं। सेल्स में से मैंने ट्रांसफर एक्सपेंस को लेस करा, फिर मेरा क्या गया, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, उसमें से मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करता हूँ, तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं सबसे पहले तो जो रुपीज में, ये जो रुपीज में क्या होता है, जो मुझे फिगर्स दे रखे होते हैं उसको अपन डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। फिर मेरा जो कैपिटल गेन निकल के आता है इसमें मैं क्या करता हूँ, टैक्स पे करता हूँ। अब सरकार ये कहती है कि भाई अगर फर्स्ट प्रोविजो को अप्लाई करने पर, एनआर को, अगर फर्स्ट प्रोविजो को अप्लाई करने पर एनआर का क्या निकल के आ रहा है, बेसिकली एनआर का लॉस निकल के आ रहा है। मैंने फर्स्ट प्रोविजो को अप्लाई करा और बेसिकली उसका लॉस निकल के आ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, अपना जो है टैक्स कब लगता है, जब आपको प्रॉफिट हुआ हो, जो आपको फायदा हुआ हो। एनआर जो है, एनआर ने कोई अनलिस्टेड शेयर्स ले रखे थे,
एनआर ने कोई अनलिस्टेड शेयर्स ले रखे थे, ठीक है। अच्छा, उसने फर्स्ट प्रोविजन लगाया तो उसको मिल गया लॉस। अब मुझे एक चीज बताओ, जब उसको लॉस ही मिल गया तो क्या उसको टैक्स पे करने की जरूरत है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। तो सरकार ने कहा कि भाई देखो, अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में हमने आपको एक्सेप्शन दिया है कि आप 10% टैक्स पे करोगे, लेकिन आपको जो है फर्स्ट प्रोविजन और सेकंड प्रोविजन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एनआर अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को बेचता है और फर्स्ट प्रोविजन लगाने के बाद उसको लॉस आ रहा है, फर्स्ट प्रोविजन लगाने के बाद उसको लॉस आ रहा है, तो वो टैक्स पे करेगा ही नहीं ना। तो फिर तो ये बात ही नहीं आएगी कि भाई 10% में टैक्स पे करना है या फिर किसी दूसरे रेट पे पे करना है। तो सीधी सी बात है, टैक्स कब पे करा जाता है? जब आपको प्रॉफिट हो। अच्छा, एनआर ने जब फर्स्ट प्रोविजन लगाया और उसको लॉस दिख गया तो बात ही खत्म हो गई, उसको तो उसको क्या करना है? टैक्स ही पे नहीं करना। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर फर्स्ट प्रोविजन लगाने के बाद आपका लॉस आ रहा है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कंसेशन कब लगेगा अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में 10% विदाउट फर्स्ट प्रोविजन? जब आपने फर्स्ट प्रोविजन लगाया, आपने फर्स्ट प्रोविजन लगाया, अब आपका प्रॉफिट आ गया। अब आपका प्रॉफिट आ गया तो सरकार ने दो ऑप्शन दे दिए। सरकार ने दो ऑप्शन दिया आपको कि या तो आप क्या करो 20% टैक्स पे कर लो, अगर आप 10% टैक्स पे करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, आपका फर्स्ट प्रोविजन विड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, फर्स्ट प्रोविजन विड्रॉ करने का मतलब क्या है कि जो ये रुपीज में अमाउंट आ रहा था ना, इसका जो कैपिटल गेन है इसका आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लॉजिकली मैंने आपको पूरा समझाया कि भाई एक बार समराइज कर देते हैं। रेसिडेंट या डोमेस्टिक कंपनी तो 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। एनआर को भी जो है 20% पे टैक्स पे करना है, लेकिन हमने एनआर को एक एक्सेप्शन दे दिया कि भाई अगर अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है तो आप क्या कर सकते हो, 10% पे टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन उसमें हमने कहा कि भाई अगर आप 10% पे टैक्स पे करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन का बेनिफिट नहीं देंगे। फर्स्ट प्रोविजन मैंने बताया था जो अपना अच्छा तरीका होता है एनआर का कैपिटल गेन निकालने का, जिसमें अपन क्या करते हैं, सब कुछ डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, जब कुछ फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जो कैपिटल गेन निकल के आता है उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा जाता है। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मैंने आपको एक और चीज समझाई कि भाई फर्स्ट प्रोविजन लगाने के बाद आपका लॉस आ रहा है, तो सीधी सी बात है ना, जब मैंने फर्स्ट प्रोविजन लगाया मेरा लॉस आ गया तो टैक्स पे करने की बात ही नहीं आएगी। तो अगर मैंने फर्स्ट प्रोविजन लगाया और लॉस आ गया तो टैक्स पे करने की बात ही नहीं आएगी, देयर इज नो नीड टू पे टैक्स। अच्छा, ये वाला बात कब आता है, अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में 10% टैक्स पे करना है, जब आपने फर्स्ट प्रोविजन लगाया, अब प्रॉफिट आ गया आपका, फर्स्ट प्रोविजन लगाने के बाद आपका प्रॉफिट आ गया, तो सरकार ने आपको दो ऑप्शन दिए कि भाई ये जो प्रॉफिट है ना, ये क्या है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पर आप 20% टैक्स पे कर सकते हो। अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो आप क्या करो कि जो अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है ना, उसमें 10% टैक्स दे लो, लेकिन कंडीशन ये है कि हम फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन का आपको बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, लॉजिकली कहानी समझ आ गई। ये वाला जो केस है अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। वही मैं फर्स्ट पोजीशन लगा के चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट पोजीशन लगा के आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट पोजीशन लगा के नॉर्मल टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो 10% टैक्स पे कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि उसमें आपको फर्स्ट पोजीशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे अपन ने बाकी सेक्शंस में देखा था, इसी तरह चैप्टर 6 का बेनिफिट, चैप्टर 6 में जो डिडक्शंस होते हैं उसका बेनिफिट आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था ना, सारी इनकम आप ऐड करते हो, ग्रॉस टोटल इनकम आती है, उसमें से चैप्टर 6 के डिडक्शंस लेते हो, नेट इनकम आती है, उस पर आप टैक्स पे करते हो, राइट। तो ये जो नेट इनकम आई, इस नेट इनकम आई कैपिटल गेन्स की है अगर, तो उसमें आपको जो है चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वही चीज स्लैब बेनिफिट आपको दे दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि भाई आपको स्लैब का बेनिफिट दे दिया जाएगा। स्लैब जो बेनिफिट है वो आपको बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखना, एक और चीज समझते हैं। एक और प्रोविजो है, एक प्रोविजो है टू सेक्शन 112, प्रोविजो है टू सेक्शन 112। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मेरी कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज है, मेरी कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज है। अच्छा, लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर 112 ए की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मेरी क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है, और वो 112 ए की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मुझे टैक्स किस पे देना पड़ेगा, 112 के अंदर देना पड़ेगा। किसमें देना पड़ेगा, 112 में। लिख लेता हूँ कि भाई अगर 112 ए की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करनी है और अगर मेरा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो मुझे टैक्स कितने पे देना पड़ेगा, नेचुरली 112 के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, 112 के अंदर अगर रेसिडेंट बंदा है तो उसको कितने पे टैक्स देना पड़ जाएगा, उसको जो है 20% टैक्स देना पड़ जाएगा। सरकार ने आपको जो है एक छूट दे दी। सरकार ने आपको क्या दिया, एक कंसेशन दिया कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो। अगर आपकी क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है, क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है। अगर 112 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, अगर 112 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, 112 के अंदर 20% टैक्स पे कर दो, ठीक है, नॉर्मली 112 के अंदर 20% टैक्स पे कर दो, या फिर आप जो है जो भी आपका गेन आया उस पर 10% टैक्स लेना, लेकिन कंडीशन ये है कि हाँ, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आई आपको। सरकार ने कहा कि अगर आपकी क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है और क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है और जीरो कूपन बॉन्ड है, अगर ये 112 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, देखो सीधी सी बात है, जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है वो तो 112 में अंदर, 112 ए के अंदर आता ही नहीं है ना, क्योंकि 112 ए के अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं आपको बता देता हूँ। 112 ए के अंदर तीन चीजें आती है, एक तो आता है इक्विटी शेयर्स जिसमें आपने एससीडी पे करा है बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, एक आता है यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और एक आता है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इसके अलावा जो भी लिस्टेड चीजें बची, ये तो क्या है, ये तीन चीजें इन लोगों ने बता दी। इसके अलावा जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है वो 112 ए के अंदर नहीं आएगी ना, क्योंकि 112 के अंदर तो तीन चीजें दे रखी है। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आपकी क्या है, कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज है जो 112 की कंडीशन को किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रही है, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% टैक्स पे करना पड़ेगा,
तो आप 20% में टैक्स पे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 10% पे टैक्स पे कर सकते हो, बट उस केस में हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमेशा किसमें मिलता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही मिलता है। ये भी मैंने आपको बेसिक्स में समझाया था। तो इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई कि अगर आपकी क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है और 0 कूपन बॉन्ड है, तो आप क्या कर सकते हो? टैक्स पे कर सकते हो विच एवर इज लोअर का। तो इन दोनों में से कैलकुलेट कर लो, जो भी आपका बेनिफिशियल है आप उसको ऑप्ट करके क्या कर सकते हो? टैक्स पे कर सकते हो। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज समझना, ये जो प्रोविजो टू 112 है किस पर नहीं लगेगा? अदर देन यूनिट। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजो टू 112 लिस्टेड सिक्योरिटीज पे लगता है जिसमें यूनिट इंक्लूड नहीं है, और किस पे लगता है? लिस्टेड सिक्योरिटीज और 0 कूपन बॉन्ड। इतनी कहानी समझ आ गई। ये तो बात करी किसकी मैंने? रेसिडेंट की। ये तो बात करी मैंने रेसिडेंट की। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एनआर के केस में क्या होगा। ठीक है। तो ये हो गई बात रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट की। सॉरी, ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए है। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए। अब एक ट्विस्ट समझना, अब एक ट्विस्ट समझते हैं अपन। और वो ट्विस्ट क्या है कि जहां पर एनआर का क्या लग रहा है? फर्स्ट प्रोविजो लग रहा है। इन केस ऑफ एनआर जहां पर फर्स्ट प्रोविजो टू 48 अप्लाइज। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैंने फर्स्ट प्रोविजो टू 48 आपको समझाया था। फर्स्ट प्रोविजो टू 48 कब कब लगता है? जब आप इंडियन कंपनी के शेयर और डिवेंचर्स खरीदते हो। ठीक है। तो सरकार ने कहा कि भाई एनआर के लिए भी ये वाला प्रोविजन लगा हुआ है, एनआर के लिए भी ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है। मतलब एनआर ये क्या करेगा? दोनों में से विचएवर इज लोअर पे टैक्स पे कर देगा। लेकिन 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 जहां पर एनआर का क्या लग रहा है? फर्स्ट प्रोविजो 48 लग रहा है। जहां पर एनआर का फर्स्ट प्रोविजो टू 48 लग रहा है, तो आपको एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको लिखित में देना पड़ेगा इस चीज को, कि भाई जब एनआर है, ये लिखो, ये देखो, ये एनआर है। ओ, ये एनआर है। ठीक है। और इस पे क्या लग रहा है? फर्स्ट प्रोविजो टू 48 लग रहा है। फर्स्ट प्रोविजो टू 48 लग रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने फर्स्ट प्रोविजो टू 48 आपको करवाया था, तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि भाई फर्स्ट प्रोविजो टू 48 में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया भी था, और आपको इधर से मैच भी करा देता हूं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं आपको जब फर्स्ट प्रोविजो करा रहा था, तो मैंने आपको एक चीज लिखाई थी कि भाई आपको जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। देखो ये रहा, फर्स्ट प्रोविजो टू 48 है, ये फर्स्ट प्रोविजो टू 48 है, और नीचे देखोगे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है जब आप क्या कर रहे हो? फर्स्ट प्रोविजो लगा रहे हो। ठीक है। तो सरकार ने क्या करा? एनआर को एक बेनिफिट दिया था कि भाई अगर आप क्या करते हो, फर्स्ट प्रोविजो टू 48 लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका कैपिटल गेन क्या है? लॉन्ग टर्म है। तो वही मैं आपको इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपको ये सारी चीजें रिलेट करके इसलिए समझानी पड़ रही है बिकॉज अगर आप इनको रिलेट करके नहीं समझोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगी। आप रट के नहीं रह सकते चीजों को, आपको बहुत सी चीजें समझनी ही पड़ेगी। तो देखो, ये एनआर है। अगर उसको फर्स्ट प्रोविजन टू 48 लग रहा है, तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इतनी कहानी समझाई। अच्छा, सरकार ने आपको दो ऑप्शन क्या दिए हैं? सरकार ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं कि भाई आप क्या करो, 112 के अंदर 20% पे टैक्स पे कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया? आप 10% पे टैक्स पे कर दो। आप 10% पे क्या करो? टैक्स पे कर दो, लेकिन आपको हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है। ये सरकार ने नॉर्मल प्रोविजन बना दिया। किसके लिए? ये नॉर्मल प्रोविजन है एनआर के लिए और आर के लिए। इतनी कहानी समझ आई। अब एक और चीज समझना, अगर कोई एनआर है, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, एनआर है, और इसका केस कहां पर फॉल कर रहा है? फर्स्ट प्रोविजन में फॉल कर रहा है। अगर इसका केस फर्स्ट प्रोविजन में फॉल कर रहा है और इसको क्या हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। अगर एनआर है, इसका केस फर्स्ट प्रोविजन में फॉल कर रहा है, इसको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो बेसिकली करेगा क्या? 112 के अंदर आगे 20% टैक्स पे कर देगा। इतनी कहानी समझाई। सरकार ने कहा कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि आप 112 के अंदर 20% में टैक्स पे कर दो, या फिर आप 10% ले सकते हो, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई एनआर है, उससे फर्स्ट प्रो जो लग रहा है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है। और अगर वो 112 के अंदर टैक्स पे करता है, तो उसको कितने पे टैक्स पे करना पड़ेगा? 20% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो कहानी समझ आ गई। ये तो नॉर्मल प्रोविजन है। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखो, आपके पास ऑप्शन है कि आप 10% पे टैक्स पे कर सकते हो विदाउट इंडेक्सेशन। तो वो बोलेगा कि भाई देखो मैं 10% पे टैक्स पे करता हूँ विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन। अब सीधी सी बात एक समझना कि जब फर्स्ट प्रोविजो जो लग रहा है, जब फर्स्ट प्रोविजो जो लग रहा है, तो जब उसने फर्स्ट प्रोविजो लगा के कैपिटल गेन निकाला होगा, तो उसमें वैसे भी उसने इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया होगा। समझ में आई कहानी? जब उसने फर्स्ट प्रोविजो से कैपिटल गेन निकाला होगा, तो उसने वैसे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया होगा। तो दो चीजें हुई ना, मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है? 112 के अंदर 20% में टैक्स पे कर रहा है विदाउट इंडेक्सेशन, है ना? क्योंकि उसने इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस पर फर्स्ट प्रोविजो लग रहा है। अच्छा, सरकार ने एक और ऑप्शन दे दिया कि भाई आप 10% पे टैक्स पे कर सकते हो विदाउट इंडेक्सेशन। आप 10% पे टैक्स पे कर सकते हो विदाउट इंडेक्सेशन। तो मुझे एक चीज बताओ, एनआर के केस में अगर फर्स्ट प्रो जो लग रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसको जो 112 में फॉल कर रहा है,
तो वो क्या करेगा, उसको वो हमेशा 10% वाला चूज करेगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है, भाई 20% भी टैक्स पे करो विदाउट इंडेक्सेशन या 10% भी टैक्स पे करो विदाउट इंडेक्सेशन। तो वो करेगा क्या, 10% भी टैक्स पे करेगा विदाउट इंडेक्सेशन। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट प्रोविजन लगता है जब आपका बेसिकली इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। इसको मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करता हूं एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको क्विकली वापस समझा देता हूं कि देखो, मैंने आपको बताया कि जब एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपकी क्या है कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है, ठीक है, अगर आपकी क्या है कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट, अगर आपकी कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट, या फिर आपका क्या है जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है, और अपन बात करें किसकी, एनआर की बात कर लेते हैं अभी अपन। अगर आपका क्या है केस एनआर का है, अगर आपकी लिस्टेड सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड है, अच्छा इस पे 112 ए तो लग रहा नहीं है, क्योंकि अगर 112 ए लग जाता तो तुम्हें 112 ए के अंदर टैक्स पे कर देता, इस पे 112 ए नहीं लग रहा। तो अब सवाल आता है कि भाई 112 ए नहीं लग रहा तो लगेगा क्या, सीधी सी बात है, अब लगेगा 112, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो ही सेक्शन होते हैं, या तो 112 ए और 112। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा एनआर ने क्या करा था, ये जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है एंड ये जीरो कूपन बॉन्ड है, ये फॉरेन करेंसी में खरीदे थे, फॉरेन करेंसी में खरीदे थे। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली इसको जो है फर्स्ट प्रोविजन मिल जाएगा, इसको जो है बेसिकली फर्स्ट प्रोविजन मिल जाएगा, फर्स्ट प्रोविजन टू 48 मिल जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब इसको फर्स्ट प्रोविजन टू 48 मिल गया, जब इसको फर्स्ट प्रोविजन टू 48 मिल गया, इसका मतलब क्या है कि जब ये कैपिटल गेन निकालेगा, जब ये कैपिटल गेन निकालेगा अपना, तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो कंसिडर कर ही नहीं सकता, इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने प्रोविजन पढ़ रखा है। अच्छा तो इसका जो कैपिटल गेन निकल के आया, कैपिटल गेन जो निकल के आया वो विदाउट इंडेक्सेशन निकल के आया ना, विदाउट इंडेक्सेशन निकल के आया। अब सरकार कह रही है कि भाई ये जो कैपिटल गेन है ना, इस पे आप 112 के अंदर कितना करो, 20% टैक्स पे कर दो। ये तो नॉर्मल प्रोविजन है। सरकार ने प्रोविजो के अंदर क्या कहा, प्रोविजो के अंदर क्या कहा कि भाई आप ये वाला टैक्स पे कर सकते हो, और आप क्या करो 10% टैक्स पे कर दो विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। तो प्रोविजो मुझे क्या कहता है कि भाई आप नॉर्मल टैक्स को कंपेयर करो, नॉर्मल टैक्स को कंपेयर करो किससे, 10% वाले से। तो ये जो नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल टैक्स निकालूंगा मैं 112 के अंदर जो कैपिटल गेन आया विदाउट इंडेक्सेशन वाला, इसमें 20% टैक्स निकालूंगा, राइट। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई मैं 10% भी टैक्स पे कर सकता हूं, लेकिन अगेन विदाउट इंडेक्सेशन। तो जो मैंने कैपिटल गेन निकाला था ये तो वैसे भी विदाउट इंडेक्सेशन निकाला था, क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रोविजन लगाया था और फर्स्ट प्रोविजन तो वैसे भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता। तो एनआर के केस में हो क्या गया, एनआर के केस में हो गया ये कि भाई एनआर के केस में क्या हो गया कि भाई उसका कैपिटल गेन निकल के आया विदाउट इंडेक्सेशन, उसको 20% टैक्स पे करना पड़ रहा है। प्रोविजो कहता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, कैपिटल गेन जो विदाउट इंडेक्सेशन वाला है उसको 10% टैक्स पे कर दो। तो विचएवर इज लोअर क्या निकल के आएगा, हमेशा ये निकल के आएगा, क्योंकि कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन आप 20% टैक्स पे कर सकते हो, कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन आप 10% टैक्स पे कर सकते हो। तो एनआर करेगा क्या, एनआर इसी को चूज करेगा। तो मैंने आपको 2 बार बहुत अच्छी तरह समझाया ये कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में, तो वही इधर देखो दे रखा है कि भाई एनआर के केस में अगर फर्स्ट प्रोविजो लग रहा है, अगर फर्स्ट प्रोविजो लग रहा है तो लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड पे हमेशा क्या करेगा, वो 10% भी टैक्स पे करेगा आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट प्रोविजो टू 48, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्रोविजो में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। और सरकार ने प्रोविजो क्या दे रखा था, भाई आप 20% भी टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन आप 20% भी टैक्स पे कर सकते हो, इंडेक्सेशन ले लेना, या फिर आप 10% भी टैक्स पे कर दो, लेकिन हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। तो बहुत लॉजिकली बहुत कंसेप्चुअली मैंने आपको ये चीज समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए मुझे आपको जो है आपके 15-20 मिनट खाने पड़े इसमें। अब देखो आपको आगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 112 ए, 112 ए के अंडर, 112 ए के इंट्रोडक्शन के बाद 112 प्रोविजो टू 112 कब लग रहा है, ये जो अपने प्रोविजो पढ़ा ना, ये प्रोविजो टू 112 कब लग रहा है, जब आपने क्या करा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को बेचा। जब आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को बेचते हो, अगर 112 ए की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप उधर टैक्स पे कर दोगे, लेकिन अगर 112 ए की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर कहां जाओगे, तो फिर लॉजिकली अगर आप देखो तो फिर आपको इधर जाना पड़ता, कहां पर, लॉजिकली अगर आप देखो तो फिर आपको जो है इधर जाना पड़ता, आपको 20% में टैक्स पे करना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि रेसिडेंट और डोमेस्टिक कंपनी के केस में तो क्या होता है 20% आपको टैक्स पे करना पड़ता है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन 112 ए। तो अगर आपके कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर आपने बेचे, 112 ए की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, फिर आप कहां जाओगे, 112 के अंदर आ जाओगे, 112 के अंदर आ जाओगे। अच्छा रेसिडेंट हो तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सरकार ने आपको कंसेशन दे दिया, क्या कंसेशन दिया, ये रहा कंसेशन, कि भाई आप क्या कर सकते हो, 112 के अंदर 20% टैक्स पे कर दो, या फिर आप 10% टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। तो ये क्या है, प्रोविजो है, ये प्रोविजो टू 112 है। तो देखो ये दे रखा है कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ 112 ए के बाद एक प्रोविजो टू 112 कब लग रहा है, जब आपने इक्विटी शेयर्स बेचे लेकिन आप 112 ए की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, या फिर आपने क्या करा, लिस्टेड डिबेंचर्स या बॉन्ड बेचे। क्या बेचा आपने, लिस्टेड डिबेंचर या बॉन्ड बेचे। 112 ए के अंदर क्या क्या होता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है, इक्विटी शेयर्स होता है और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट होती है। इसके अलावा कोई भी लिस्टेड चीज उधर नहीं आती ना। तो अगर आपने लिस्टेड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड बेचे, लिस्टेड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड बेचे, तो आप कहां आ जाते, आप आ जाते, आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। तो सरकार ने एक प्रोविजो ला दिया कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपकी क्या है लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स है तो आप जो है इस प्रोविजो का फायदा उठा सकते हो।
तो लॉजिकली मैंने पूरा आपको समझा दिया, लॉजिकली कंसेप्चुअली जितना हद तक आपको समझा सकता था मैंने समझा दिया। इस चीज को एकदम समझ के जाना, रटोगे तो भूल जाओगे, आपके दिमाग में इतनी खिचड़ी पक जाएगी कि भाई आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको समझ के जाओगे कि भाई सरकार ने ऐसा करा क्यों, सरकार ने ऐसा करा क्यों, तो आपको जो है एक ही बार में क्लिक हो जाएगा, एग्जाम में भी क्लिक हो जाएगा। तो अभी तक अपने सारी रेट्स देख ली, अभी तक अपने क्या देख लिया, सारी रेट्स देख ली। बोले तो कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में कितने पे लगता है, फिर अपने क्या देखा था कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए के अंदर कितने पे लगता है, फिर मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए के अंदर कितने पे लगता है, और फिर जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो 111 ए की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उस पर अपन सेल रेट्स पे टैक्स पे करते हैं। इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई आपको? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स पे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई कैपिटल गेन किस ईयर में टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन बेसिकली किस ईयर में टैक्सेबल होता है, जिस साल आप क्या करते हो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो। तो देखो कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द कैपिटल एसेट का एक्चुअल ट्रांसफर हुआ है। तो कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर, कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच एक्चुअल ट्रांसफर टुक प्लेस। तो जिस साल आपने क्या करा, अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा, उसी साल आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। इतनी कहानी समझाई। ये तो क्या है, जनरल प्रोविजन है। ये क्या है, जनरल प्रोविजन है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस। ये जो दे रखे हैं ना, ये अपने को एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि भाई किस किस तरह से कैपिटल गेन और कब कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। अच्छा, ये वाला पढ़ना पॉइंट क्या दे रखा है, देखो कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया एन अमाउंट या फिर अदर कैपिटल एसेट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया एन अमाउंट या अदर कैपिटल एसेट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। उससे पहले जो है मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट कराता हूँ। अपन ने पीजीवीपी के अंदर अपन ने पीजीवीपी के अंदर क्या पढ़ा था, ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट मैंने आपको किस तरह से समझाया था कि भाई आपकी होती है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, आप परचेज को ऐड करते हो, मैं इधर लिख लेता हूँ। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होती है, आप परचेज को ऐड करते हो, सेल्स जो भी होती है उसको लेस करते हो, आपको जो है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाती है। ठीक है, आपको क्या मिल जाती है, बेसिकली क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाती है। ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, इस क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी में आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन की रेट लगाते हो, डेप्रिसिएशन की रेट लगाते हो, और आपको क्या मिल जाती है, डेप्रिसिएशन मिल जाता है अंडर पीजीईपी। ठीक है, ये अपन ये किसकी बात कर रहे हैं, डेप्रिशिएबल एसेट की बात कर रहे हैं। इतनी कहानी समझ आ गई? अब मेरी बात समझना। सरकार कहती है कि अगर आप कोई डेप्रिशिएबल एसेट को बेचते हो, अगर आप क्या करते हो डेप्रिशिएबल एसेट को बेचते हो, तो उसका कैपिटल गेन किस तरह से निकलेगा वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। आपका जो है एक ब्लॉक था जिसमें ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 100 रुपए की थी। ठीक है, आपके पास एक ही मशीन थी, 100 रुपए की मशीन थी जिसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। करंट ईयर में आपने उसको 60 पे बेच दिया, करंट ईयर पे आपने जो है उसको कितने पे बेच दिया, 60 पे बेच दिया। करंट ईयर में आपने उसको 60 पे बेच दिया। अब मुझे बताओ 100 की चीज को आपने 60 पे बेचा, 40 का नुकसान हो गया ना। तो सरकार कहती है ये क्या हो गया, आपका लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एक और चीज समझना, आपका क्या था, ओपनिंग में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी एक ही एसेट की 100 रुपए, आपने उस एसेट को 150 में बेच दिया, तो आपको फायदा कितना हुआ, 50 का फायदा हुआ। तो ये आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। सरकार कहती है कि जो आपका डेप्रिशिएबल एसेट होता है उस पर जो कैपिटल गेन निकलता है हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं मानना उसको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, जो डेप्रिशिएबल एसेट होता है जिसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, जिसमें आप डेप्रिसिएशन लेते हो, उसको अगर आप बेचते हो तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होता है वो हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपका ब्लॉक था, सीरीज टू एग्जिस्ट हो गया, मतलब आपके पास एक मशीनरी थी, आपने उसको क्या करा, सेल कर दिया। तो 100 की मशीनरी को अगर 60 पे बेचा, 100 की मशीनरी को 60 पे बेचा तो 40 का नुकसान हो गया। क्या होगा, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म माना जाएगा। अभी क्या है, लॉस है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। 100 की ओपनिंग डब्ल्यूडी थी, मैंने बेच दिया 150 पे, फायदा कितना हुआ, 50 का हुआ, गेन हुआ, तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इतनी कहानी समझ आ गई? तो ये था ब्लॉक ब्लॉक सीरीज टू एग्जिस्ट। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अब मेरा ब्लॉक सीरीज टू एग्जिस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पास दो, इधर क्या है, दो मशीनरी है, इधर मैं देता हूँ। भाई आपके पास क्या थी, दो मशीनरी थी जिनकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। आपने करंट ईयर में एक मशीनरी को बेच दिया 60 रुपए पे, आपने करंट ईयर में एक मशीनरी को बेच दिया 60 रुपए पे। तो ब्लॉक ऑफ कॉन्सेप्ट मुझे क्या कहता है कि भाई अगर आप मशीनरी को बेचते हो तो जो भी सेल अमाउंट है वो मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, सेल अमाउंट को लेस कर दिया, 100 में से 60 लेस कर दिया, तो मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी निकल के आ गई, 40 निकल के आ गई। अच्छा, इधर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस नहीं निकलेगा क्योंकि मेरा ब्लॉक नॉट सीरीज टू एग्जिस्ट है, मेरा ब्लॉक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में अपना जो डेप्रिशिएबल एसेट का कंसेप्ट होता है वो ब्लॉक ऑफ एसेट के कंसेप्ट पे चलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इधर मेरी दो मशीनरी थी जिनकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए की, मैंने एक मशीन को बेच दिया 60 रुपए, तो मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी निकल के आ गई, मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकल के आ गई बेसिकली 40 रुपए की, मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकल के आ गई 40 रुपए की। तो सरकार कहती है कि इस 40 रुपए पे आप क्या करोगे, फ्यूचर में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, एक और चीज समझना, मेरा अगेन ब्लॉक सीरीज नॉट सीरीज टू एग्जिस्ट है। मेरे पास दो मशीनरी थी जिसकी वैल्यू थी 100 रुपए, मैंने करंट में कोई परचेज नहीं करी, मैंने एक मशीनरी को 160 पे बेच दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने 100 रुपए की चीज को 160 में बेच दिया, तो आपको फायदा कितना का हुआ है, 60 का फायदा हो गया ना। तो ये आपका गेन है, तो ये क्या मान लिया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। और सरकार ने कहा कि भाई
इवन दो आपका ब्लॉक सीरीज टू एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन आपकी जो सेल वैल्यू है वो किससे ज्यादा हो गई, आपकी जो सेल वैल्यू है वो ओपनिंग प्लस परचेज से ज्यादा हो गई, तो आपका जो गेन है ना, इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हुए इसको टैक्सेबल कर देंगे। तो अगर आपको पीजीवीपी का कंसेप्ट याद हो तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको पीजीवीपी का कंसेप्ट याद हो तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भाई जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होती है 100 रुपए की है, ठीक है, परचेज मेरी नील है, ठीक है, परचेज मेरी क्या है, परचेज मेरी नील है, और मैं जो सेल अमाउंट लेस करता हूं वो कितना लेस करता हूं, जो इन दोनों का टोटल है, तो जो मैं सेल अमाउंट लेस करता हूं वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है टू ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज, तो मैं सेल अमाउंट कितना लेस करूंगा, मेरा 160 का सेल वैल्यू है ना, मेरा देखोगे 160 का सेल वैल्यू, तो मैं सेल अमाउंट कितना लेस करूंगा, 100 लेस करूंगा, तो मेरा ब्लॉक खत्म हो गया। अब जो 60 रुपए मेरा एक्सेस है वो मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो आपको लॉजिकली पूरा समझा दिया कि भाई डेप्रिशिएबल एसेट के केस में आपका जो है कैपिटल गेन किस तरह से निकलता है, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में आपका कैपिटल गेन किस तरह से निकलता है मैंने आपको समझा दिया। और क्या समझा आपने कि आपको ये देखना है कि भाई क्या ब्लॉक मेरा सीरीज टू एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये है कि भाई क्या आपने सारी की सारी प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, अगर हाँ तो अपन को कुछ नहीं करना, सीधा सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकल जाएगा। अगर ब्लॉक सीरीज टू एग्जिस्ट नहीं है, ब्लॉक सीरीज टू एग्जिस्ट नहीं है, तो फिर अपन क्या देखेंगे कि क्या मेरा सेल अमाउंट ओपनिंग प्लस परचेज से ज्यादा है, अगर हाँ तो जो एक्सेस है वो मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अदरवाइज मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूडी निकल के आ जाएगी, इसमें मैं फ्यूचर में डेप्रिसिएशन क्लेम करता रहूंगा, इसमें मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस नहीं निकलेगा, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज बताई कि जो आपका डेप्रिशिएबल एसेट होता है, उस पर जो कैपिटल गेन होता है वो हमेशा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म माना जाएगा, कभी भी लॉन्ग टर्म मत मान लेना उसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखना, अब सरकार क्या कहती है कि भाई आपका क्या हो गया, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आपका जो है कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, एंड अमाउंट या फिर अदर कैपिटल एसेट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट या अदर कैपिटल एसेट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, कैपिटल एसेट आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो मैं जब पीजीपी का कंसेप्ट करा रहा था आपको, तो मैं आपको एक चीज बता रहा था ना कि जो सेल अमाउंट होता है, इस सेल अमाउंट में हम क्या लेस करते हैं, सब कुछ लेस कर देते हैं, इंश्योरेंस जो मिला है वो लेस कर देता हूँ, स्क्रैप वैल्यू मिली है वो लेस कर देता हूँ, सेल कंसिडरेशन मिला है सब लेस कर देता हूँ मैं इसमें से। तो ब्लॉक ऑफ एसेट के कंसेप्ट ने मैंने आपको चीज समझाई थी कि भाई जो सेल अमाउंट में से मैं लेस करता हूँ इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, स्क्रैप वैल्यू, इंश्योरेंस कंपनसेशन, मनी रिसीवेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो इधर हुआ क्या, आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया एंड अमाउंट या फिर अदर कैपिटल एसेट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी कितने की, 100 रुपए की, मैं देख लेता हूँ, मेरी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी 100 रुपए की, एक ही मशीनरी थी मेरे पास, करंट ईयर में वो मशीनरी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, करंट ईयर में मशीनरी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, करंट ईयर में मेरी मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय बोले तो अर्थ आ गया, पूरी मशीन खराब हो गई, पूरी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई। इंश्योरेंस वाले ने मुझे क्या दिया, 150 रुपए दिए, इंश्योरेंस वाले ने मुझे क्या दिया, 150 रुपए दिया। तो सरकार ये कहती है कि जब आपका कैपिटल एसेट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो भी सेल अमाउंट है, जो भी सेल अमाउंट बोले तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दिया है वो आपका सेल अमाउंट हो जाएगा, उससे आप क्या करो, कैपिटल गेन निकालो। अच्छा कैपिटल गेन कितना निकल के आएगा, 50 रुपए का कैपिटल गेन निकल के आएगा, क्योंकि मेरा ब्लॉक क्या है, सीरीज टू एग्जिस्ट हो गया, ब्लॉक सीरीज टू एग्जिस्ट हो गया, 50 रुपए मेरा क्या निकल के आया, कैपिटल गेन निकल के आया। अच्छा ये कैपिटल गेन पे मैं टैक्स पे करूंगा, सीधी सी बात है, इस कैपिटल गेन पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने एक चीज कही कि भाई अगर आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और अभी तक आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिला है, तो सरकार कहती है कि ये जो 50 रुपए का कैपिटल गेन ना, ये कब टैक्सेबल होगा, जिस साल आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो टैक्सेबल कब होगा, व्हेन द इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऊपर अपने जनरल प्रोविजन क्या पढ़ा था कि भाई कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है प्रीवियस ईयर में जिस समय क्या हुआ, एक्चुअल ट्रांसफर हो गया। अगर मेरा कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ट्रांसफर की डेफिनेशन मैंने देखा था कि भाई डिस्ट्रक्शन भी मेरा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में मेरा कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया था, अर्थक्वेक आया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिला, तो सरकार कहती है कि भाई उस साल हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, कब टैक्सेबल करेंगे, जब आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल जाएगा। मतलब आपको टैक्स कब पे करना है, जब आपका इंश्योरेंस कंपनसेशन आपको मिल जाए। अच्छा सेल अमाउंट क्या माना जाएगा, सेल अमाउंट जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिया है, जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिया वो आपको क्या हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा ना देके कोई दूसरी एसेट दे दियो, तो सरकार कहती है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एसेट दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लो, उसकी क्या करेंगे अपन, फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लेंगे, वो मेरी क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन हो जाएगी। इतनी कहानी समझाई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अपन इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं, तो सरकार कहती है कि भाई इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको कब तक का मिलेगा, जिस साल तक क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, जिस साल तक क्या हो गया, बेसिकली ट्रांसफर हो गया। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर आपका कैपिटल से डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड अगर आपको क्या मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वैसा मिलता है, ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, जो भी पैसा आपको मिला है। अच्छा टैक्सेबल कब होगा, जब आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल जाता है। इन इन कॉन्ट्रास्ट जो अपना जनरल प्रोविजन है वो क्या कहता है, जिस साल आपका एक्चुअल ट्रांसफर हो गया उस साल आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन को टैक्सेबल करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने एक एक्सेप्शन दे दिया कि भाई अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है तो वो कब टैक्सेबल होगा, जब आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल जाए। फिर मैं आपको एक चीज एम्फेसाइज करी थी कि भाई इंडेक्स कब तक लगेगा, अप टू द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जिस साल आपका डिस्ट्रॉय हो गया इंडेक्स उधर तक का लगेगा। और इंडेक्सेशन में आपको बताया था ना, इंडेक्सेशन कब लगता है, जब आपका लॉन्ग टर्म हो, जब आपका क्या हो, एसेट लॉन्ग टर्म हो। और कैसे लगाते हैं अपन,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं इनटू मैं क्या करता हूँ सीआईआई ऑफ ट्रांसफर ईयर अपॉन सीआईआई ऑफ परचेज ईयर, सीआईआई ऑफ परचेज ईयर और प्रीवियस ईयर 1-2 का सीआईआई विचएवर इज लेटर, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट करा दिया किसका, मैंने आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट करा दिया कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएबल एसेट। अच्छा मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई ये तो हमेशा क्या होता है, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, तो इधर तो इंडेक्सेशन की बात आएगी ही नहीं, इधर तो इंडेक्सेशन की बात आएगी ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भाई आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था 100 रुपए का, ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था 100 रुपए का, आपने सेल कर दिया 150 में। अच्छा सेल नहीं करा मैंने, बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला मुझे 150 रुपए का। तो सरकार ने कहा ये जो 50 रुपए है ना, ये कब टैक्सेबल होगा, सरकार ने कहा ये 50 रुपए कब टैक्सेबल होगा, जब आपको ये इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल जाएगा। तो जिस साल आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल गया उस साल टैक्सेबल किया जाएगा। अच्छा और डेप्रिशिएबल एसेट के केस में तो इंडेक्सेशन की बात करेंगे नहीं, और डेप्रिशिएबल एसेट के अलावा कोई एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट के अलावा कोई आपकी कैपिटल एसेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उधर से इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको कब तक मिलेगा, अप टू द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब एक और चीज समझना, आपको जो है आपका जो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आपने क्या करा था, 1 करोड़ का कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, 1 करोड़ की कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, वो एसेट डिस्ट्रॉय होगी, अर्थक्वेक आएगा डिस्ट्रॉय होगी, और अब आपको जो है इंश्योरेंस कंपनसेशन कुछ मिला ही नहीं, आपको देखो नो क्लेम इज रिसीव्ड, नो क्लेम इज रिसीव्ड। तो सरकार कहती है कि भाई आप अगर आपको क्लेम नहीं हुआ ना, अगर आपको क्लेम रिसीव नहीं हुआ तो जो भी आपका लॉस है ना ये डेड लॉस मान लिया जाएगा, मतलब डेड लॉस बोले तो इसको आप जो है फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं 1 करोड़ की एसेट खरीद के लेके आया, मैं 1 करोड़ की एसेट खरीद के लेके आया, जनरली मैं कैपिटल गेन कैसे निकालता हूँ, जनरली मैं कैपिटल गेन निकालता हूँ ऐसे, सेल कंसिडरेशन में से मैं लेस करता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मेरी मैं 1 करोड़ की एसेट खरीद के लेके आया, मेरे को कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिला, तो सेल कंसिडरेशन तो कोई जीरो होनी चाहिए, जीरो राइट। तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, निकल के आ गया, लॉस कितना निकल के आ गया, 1 करोड़ का लॉस निकल के आ गया। लेकिन सरकार ने कहा, सरकार ने एक चीज कही कि भाई अगर आपका कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपको जो है इंश्योरेंस कंपनसेशन कुछ मिलता ही नहीं है, नो क्लेम रिसीव, तो आपका जो है लॉस होगा ना वो क्या होगा, डेड लॉस होगा, देन नो कैपिटल गेन्स एंड लॉस इज अ डेड लॉस। लॉस क्या माना जाएगा, डेड लॉस माना जाएगा, उस पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो आपका लॉस है वो फ्यूचर में भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान रखना। तो अभी तक अपन ने इतना देखा कि भाई डेप्रिशिएबल एसेट के केस में, जस्ट अ सेकंड, अभी तक अपन ने ये देखा कि भाई डेप्रिशिएबल एसेट के केस में अपना जो है कैपिटल गेन कैसे निकलता है, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में कैपिटल गेन कैसे निकलता है, ब्लॉक सीरीज टू एग्जिस्ट हुआ या नहीं हुआ वो चेक कर लेंगे, और ये क्या होता है, हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपका कोई कैपिटल एसेट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है, तो वो किस तरह से टैक्सेबल होगा, वो अपन ने इधर देख लिया, कब टैक्सेबल होगा, जब इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल जाता है। अच्छा अगर मेरा क्या है, इंडेक्सेशन एप्लीकेबल है, मतलब अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट तो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो क्या होगा, इंडेक्सेशन लगेगा अप टू द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिर मैंने आपको एक और चीज बता दी कि भाई अगर आपको कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया और आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता ही नहीं है ना, तो आपका जो लॉस है ना वो डेड लॉस माना जाएगा, उससे आपको उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। ऑलराइट, हाँ जी गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब आपका कैपिटल एसेट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसआईटी में, जब आपका कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो जाता है एसआईटी में तो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जब सरकार कहती है कि भाई अगर आप बाहर से खरीद के लेके आते तो सामने वाले की इनकम होती है जिससे आपने खरीदा है, उसको टैक्स पे करना पड़ता। अभी आपने खरीदी नहीं लेकिन आपने खुद की कन्वर्ट कर ली, तो हम मानेंगे कि भाई आपकी इनकम हुई है, आपने खुद से खरीदी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सरकार कहती है कि भाई कैपिटल गेन पे टैक्स कब पे करते हैं अपन, अगर नॉर्मल प्रोविजन आपने पढ़ा हो तो जब क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफर हो जाता है। अब इसका देखिए एग्जांपल समझते हैं अपन, देखो 2000 में बात करता हूं, 2019-20 में मैंने क्या करा, अपने एसी को कन्वर्ट कर लिया, मैं एसी बना देता हूं, देखो ये मेरी एसी, इस एसी को मैंने क्या करा 2019-20 में कन्वर्ट कर लिया, किसमें, अपनी एसआईटी में। अच्छा 2023-24 में मैंने क्या करा, इस एसआईटी को बेचा, इस एसआईटी को बेचा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने जब 2019-20 में क्या करा, इस एसी को कन्वर्ट करा अपने एसआईटी में, क्या मुझे कुछ पैसा मिला, क्या मुझे कुछ पैसा मिला। अब सरकार कहती है कि भाई इसको तो हमने ट्रांसफर मान लिया, बेसिकली सरकार कहती है क्या, इसको तो हमने ट्रांसफर मान लिया। अच्छा नॉर्मल प्रोविजन मुझे क्या कहते हैं कि भाई जब आपका एक्चुअल ट्रांसफर हो जाए, जब आपका एक्चुअल ट्रांसफर हो जाए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब एसएससी बोलता है कि भाई देखो 2019-20 में, 2019-20 में मैंने ऑल्टो ट्रांसफर करा है लेकिन मुझे कुछ एक्चुअल में पैसा नहीं मिला ना, मैंने तो बस अपनी एसी को एसी का नाम बदल दिया, अपनी किताब में एसी को कैपिटल की जगह एसआईटी दिखा दिया, तो सरकार ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, हम टैक्सेबल कब करेंगे, जब आप इस कन्वर्टेड स्टॉक को बेचोगे। तो आपने क्या करा, इस 2019-20 में इस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करा था एसआईटी में, फिर 3-4 साल बाद जाके आपने क्या करा, इस एसआईटी को बेच दिया। अब तो आपको पैसा मिल गया ना, आपने एसआईटी बेचा, आपको पैसा मिल गया, तो सरकार कहती है कि जो आपका कैपिटल गेन इधर, जो आपका कैपिटल गेन इधर लगना था ना, वो हम टैक्सेबल करेंगे 2023-24 में, मतलब बेसिकली 2023-24 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन 2019-20 में ही निकल जाएगा। कैपिटल गेन फॉर एग्जाम्पल आपका निकल के आता है 100 रुपए, कैपिटल गेन आपका निकल के आता है 100 रुपए, तो सरकार कहती है जो 100 रुपए पे कैपिटल गेन है ना,
ये आप 2019-20 में ना पे करके कब पे करोगे, 23-24 में पे करोगे, जब 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 आपको एक्चुअल में पैसा मिल जाएगा। तो देखो टैक्सेबल कब होगा, जब कन्वर्टेड स्टॉक आप बेचते हो। अच्छा, आपको जो कैपिटल गेन निकालना होता है, तो कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करता हूं, मेरा कैपिटल गेन आ जाता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है अगर वो क्या है, बेसिकली लॉन्ग टर्म है। तो सरकार ने कहा इंडेक्सेशन कब तक का मिला जाएगा, अप टू द रेट ऑफ कन्वर्जन। मतलब बेसिकली कैपिटल गेन आपको कब निकालना है, कैपिटल गेन निकाल तो आप 2019-20 में ही लोगे, जैसे अपन नॉर्मली 2000 जैसे अपन नॉर्मली कैपिटल गेन निकालते हैं, वैसे ही आपको 2019-20 में कैपिटल गेन निकालना है। और कैपिटल गेन कितना निकल के आ गया, 100 रुपए। लेकिन सरकार ने कहा टैक्सेबल कब होगा, टैक्स कब पे करना है आपको, जब आप इसको बेच दोगे। तो बेसिकली जब मैं 2019-20 में कैपिटल गेन निकालूंगा, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूंगा। तो बेसिकली इंडेक्सेशन कब तक कर लूंगा, जब तक जिस साल मेरा क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो क्वेश्चन आपको जो है जिस साल ट्रांसफर हुआ उसका सीआईए दे देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा। तो वही वही कह रखा है कि भाई इंडेक्स ट्रांसफर का कब लिया जाएगा, अप टू द रेट ऑफ कन्वर्जन। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई जब मैं 2019-20 में सेल कंसिडरेशन निकालूंगा, जब 2019-20 में कैपिटल गेन निकालूंगा, तो सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि भाई 2019-20 में अपन क्या कर रहे हैं, 2019-20 में मैंने क्या करा, कन्वर्ट कर लिया, तो मैं कैपिटल गेन निकालूंगा। कैपिटल गेन कैसे निकलता है, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मेरा कैपिटल गेन निकलेगा ना। अब सेल कंसिडरेशन क्या ली जाए, सरकार ने कहा सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, जिस दिन आपने कन्वर्ट करा है उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ कन्वर्जन क्या हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन मिल गया आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको बताइए, आपको कैपिटल गेन निकल जाएगा। कैपिटल गेन पे टैक्स कब पे करना है, जब आप इसको बेच दोगे। अच्छा, अब सरकार ने एक और चीज कही, सरकार ने एक और चीज कही कि भाई जो आपने ये एसआईटी बेची है, सरकार ने एक और चीज कही कि जो आपने ये एसआईटी बेची है, ये आपने जो एसआईटी बेची है, इससे आपको क्या हुई होगी, बिजनेस इनकम हुई होगी ना। इससे आपको क्या हुई होगी, बिजनेस इनकम हुई होगी। तो अज्यूम करो कि भाई ये मैंने एसआईटी बेच दी थी, चलो इधर ऐसे लिखते हैं। फिर मेरी सेल कंसेशन मैंने निकाली थी 700 रुपए, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा था 600 रुपए, तो मेरा कैपिटल गेन कितना निकल गया, 100 रुपए का कैपिटल गेन निकल गया क्या। ये जो मैं कैपिटल गेन आपको बताया ना 100 रुपए का, ये कैपिटल गेन मेरा कितना निकल के आ गया, 100 रुपए का निकल के आ गया। देखो, तो मेरा कैपिटल गेन बेसिकली निकल के आ गया 100 रुपए का। अब सरकार कहती है कि 100 रुपए पे आपको टैक्स कब पे करना है, जब आप बेचोगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई मैंने 2019-20 में कन्वर्ट करा था, 2023-24 में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो टैक्स कब पे करूंगा, टैक्स में पे करूंगा 2023-24 में टैक्स पे करूंगा इस 100 रुपए पे। इतनी कहानी समझ आई। अच्छा, अब मैंने एसआईटी को बेच दिया, इस एसआईटी को मानो मैंने कितने बेच दिया, 1000 पे बेच दिया। इस एसआईटी को मैंने जो है 1000 पे बेच दिया, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब आप एसआईटी को 1000 रुपए में बेच दोगे, तो आपको क्या हो रही होगी, बिजनेस इनकम हुई होगी, बिजनेस इनकम। अच्छा, बिजनेस इनकम आप कितनी ली जाए, आपने पीजीपी में एक चीज पढ़ रखी होगी ना, बिजनेस का मतलब क्या होता है, मैं कोई माल खरीद के लेके आया और बेचा, तो 100 रुपए माल खरीद के लेके आया, 200 बेचा, तो 100 रुपए का फायदा हुआ ना। 100 रुपए माल खरीदा, 150 में बेचा, तो 50 रुपए का फायदा हुआ। अच्छा, इधर मैंने कैपिटल गेन तो निकाल दिया, चलो मैंने कैपिटल गेन तो निकाल दिया। अब सवाल आता है, जब मैंने ये एसआईटी को बेचा तो मेरी क्या हुई होगी, बिजनेस इनकम निकली होगी। जब मैंने एसआईटी को बेचा तो मेरी क्या निकल के आई, बिजनेस इनकम निकल के आई। अब बिजनेस इनकम कैसे निकालूंगा मैं, मैंने 1000 रुपए तो बेच दिया, अब मैं खरीद के कितने पे लेके आया, तो सरकार कहती है कि जो आपने सेल कंसिडरेशन इधर मानी थी ना, इसको अपन क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। तो जो सेल कंसिडरेशन आपने इधर मानी थी कैपिटल गेन को निकालते समय, जो सेल कंसिडरेशन आपने इधर मानी थी कैपिटल गेन को निकालते समय, वो क्या मान ली जाएगी आपकी, वो आपकी जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। तो बिजनेस इनकम कैसे निकलेगी, देखो सेल अमाउंट कितना है, 1000, और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ कन्वर्जन क्या मान लिया जाएगा, आपका कॉस्ट। तो बिजनेस की कॉस्ट क्या मान ली जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ कन्वर्जन, जो कितनी थी, 700 थी। तो 1000 माइनस 700 आपको क्या हो जाएगा, 300 रुपए की आपकी निकल के आ जाएगी बिजनेस इनकम। 300 रुपए की आपकी हो गई बिजनेस इनकम। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। तो जब आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करा एसआईटी में, तो आपको कैपिटल गेन निकला। कैपिटल गेन आपने कितना रुपए निकाला, कि भाई देखो मैंने 700 रुपए की चीज बेच दी, 600 रुपए की चीज 700 में बेच दी, तो मेरा 100 रुपए कैपिटल गेन निकल के आ गया। अच्छा, अब ये 700 रुपए की बेच दी, इसका मतलब ये कि भाई किसने खरीदी होगी, यही तो होता है ना कि भाई अगर मैं 700 रुपए की चीज किसी को बेचता हूँ तो सामने वाले ने खरीदी होगी, तो सामने वाले की कॉस्ट कितनी बनती है, 700 रुपए बनती है। अच्छा, करंट में मैंने इसमें मैंने क्या करा कि ये चीज मैंने खुद को बेची है, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 700 रुपए मेरी कॉस्ट हो जाएगी। तो सरकार ने कहा कि जो आपकी बिजनेस इनकम है ना, बिजनेस इनकम कैसे निकलेगी, सेल अमाउंट माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन। लॉजिकली आपको समझ में आ गया ना कि अपन ने क्या करा, कि भाई आपका कैपिटल गेन निकलेगा, आपका कैपिटल गेन निकल गया, उसके बाद बिजनेस इनकम निकलेगी क्योंकि आपने उसको बिजनेस में बेचा है। अब बिजनेस इनकम कैसे निकालोगे, सेल अमाउंट माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो है बिजनेस इनकम निकल के आ जाएगी। अब देखो सरकार क्या कहती है कि भाई अगर आप प्रपोर्शनेट स्टॉक बेचते हो, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो 100 रुपए का कैपिटल एसेट है, ये जो 100 रुपए का मेरा कैपिटल गेन है, सॉरी ये जो 100 रुपए का कैपिटल एसेट नहीं, 100 रुपए का जो मेरा कैपिटल गेन है, एक टैक्सेबल का होता है जब मैं एसआईटी को बेचता हूँ। अब मेरी बात समझते रहना, मेरा ये जो मेरे पास इधर दो इन्वेंट्री थी, दो इन्वेंट्री को मैंने कन्वर्ट करा था, दो एसी थी, दो एसी को मैंने कन्वर्ट करा था, उससे मेरा कैपिटल गेन निकल के आया। कैपिटल गेन कितने का निकल के आया, 100 रुपए का निकल के आया। 2023-24 में 2023-24 में मैंने क्या करा, एक एसी को बेचा है।
2023-24 में एक इसी को बेचा है। तो सरकार कहती है कि अगर आप क्या करते हो, प्रोपोर्शनेट स्टॉक को बेचते हो, मतलब सारे स्टॉक को ना बेच के प्रोपोर्शनेट स्टॉक को बेचते हो, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो बेसिकली मुझे ये बताओ कि भाई 100 रुपए का कैपिटल गेन दो एसी पे था, राइट। अच्छा, 23-24 में जाके मैंने एक एसी बेची है, तो मेरा कैपिटल गेन टैक्सेबल कितना होगा? ऑफकोर्स एक ही होगा ना, तो 100 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरा 50 रुपए का कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा 2023-24 में। ठीक है, पूरी कहानी समझ आ गई आपको? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत आसान टॉपिक है ये। अपन ने क्या समझा कि भाई अगर आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करा है किसमें, एसआईटी में, तो टैक्सेबल कब होगा? जब आप कन्वर्टेड स्टॉक को बेचते हो। नॉर्मल प्रोविजन क्या होता है कि भाई जिस साल आपने ट्रांसफर करा उस साल क्या मान लिया जाएगा? कैपिटल एसेट मान, उस साल कैपिटल गेन लग जाएगा। लेकिन सरकार ने एक्सेप्शन दे दिया कि भाई इस केस में क्या होगा कि भाई जब आपने कन्वर्टेड स्टॉक को बेचा है उस साल टैक्सेबल करेंगे। इंडेक्स कब तक का लेंगे? अप टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन का। सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन। और यही मेरी कॉस्ट बन जाएगी बिजनेस के लिए। बिजनेस में कैसे निकलेगी? सेल्स माइनस कॉस्ट। और अगर आपने प्रोपोर्शनेट स्टॉक बेचा तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, लॉजिकली पूरा समझ में आ गया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो यूलिप का कंसेप्ट है ना, ये जो यूलिप का कंसेप्ट है ये अपन आईएफओएस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये यूलिप का कंसेप्ट जो है ये अपन आईएफओएस में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पूरा इधर बेसिक समझा देता हूँ बस। ठीक है, मैंने कोई क्या कर रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 10 साल की। मैंने 10 साल में क्या करा? 100 रुपए का प्रीमियम पे करा। 10 साल बाद पॉलिसी मैच्योर हो गई और मुझे मिले 1000 रुपए। तो सरकार कहती है कि भाई हजार रुपए आपको मिले हैं, 100 रुपए आपने पे करा है, तो बेसिकली आपको फायदा कितना हुआ? 900 रुपए का फायदा हुआ। 900 रुपए का फायदा हुआ, इस 900 रुपए पर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो देखो क्या दे रखा है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्या हुई है? रिसीट हो गई है। तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी इंक्लूडिंग बोनस। कितना पैसा आपको मिला है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी इंक्लूडिंग बोनस माइनस आपने कितना प्रीमियम पे करा है। और इसका पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट अपन आईएफओएस में करेंगे। तो अभी आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? जो पैसा मुझे मिला, जो मैंने एग्रीगेट प्रीमियम पे करा था, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो देखो अब अपन देखे जा रहे हैं सेक्शन 42(2)(a), 45(2)(a। सेक्शन 45(2)(a) क्या कहता है? उससे पहले आप एक एग्जांपल समझो। देखो, ये रिलायंस कंपनी है, ये आरजी है। आरजी ने क्या कर रखा है? रिलायंस कंपनी के 10 लाख शेयर ले रखे हैं। अच्छा, एक होता है डिपॉजिटरी, फॉर एग्जांपल अपना एनएसडीएल आता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड के अगर 1 करोड़ शेयर हैं टोटल, तो क्या वो अपनी किताब में 1 करोड़ शेयर्स टोटल, 1 करोड़ शेयर्स के टोटल नाम अपनी किताब में लिखेगी? नहीं लिखेगी। अच्छा, क्यों नहीं लिखेगी? क्योंकि रिलायंस लिमिटेड अपनी किताब में क्या लिखेगी कि भाई जो भी 1 करोड़ शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो किसके नाम पे है? एनएसडीएल के नाम पे है। तो रिलायंस की किताब में वो क्या दिखाएगी कि भाई एनएसडीएल के पास कितने शेयर हैं? 1 करोड़ शेयर है मेरे। ठीक है, एनएसडीएल के पास मेरे क्या है? 1 करोड़ शेयर है, बिकॉज 1 करोड़ शेयर्स का नाम रिलायंस लिमिटेड अपनी किताब में नहीं दिखा सकती। अच्छा, ये कोई डिपॉजिटरी, एनएसडीएल को अपन क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी कहते हैं। डिपॉजिटरी की बुक्स में 10 लाख शेयर किसके नाम है? आरजी के नाम है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि भाई अगर रिलायंस लिमिटेड के 1 करोड़ टोटल शेयर हैं जो मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, उसमें से 10 लाख मेरे पास है, तो इसका मतलब ये है कि भाई 90 लाख किसी और के पास होंगे। तो रिलायंस लिमिटेड अपनी बुक्स में तो दिखा देगी कि भाई 1 करोड़ शेयर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? एनएसडीएल। एनएसडीएल जो डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, जो डिपॉजिटरी है, ये अपनी बुक्स में क्या दिखाएगी कि भाई 10 लाख शेयर आरजी के पास है, बाकी 90 लाख शेयर किसी और के पास है। अब जब आरजी ने क्या करा, ये रिलायंस के 10 लाख शेयर बेचे, जब आरजी ने क्या करा, रिलायंस के 10 लाख शेयर बेचे, तो कैपिटल गेन राइज होगा। अब आरजी क्या कहता है कि भाई देखो, मैं तो कैपिटल गेन पे टैक्स पे करूंगा ही, क्योंकि ये शेयर मेरे नाम पे तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये शेयर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? एनएसडीएल के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो आरजी बोलता है कि भाई टैक्स किसको पे करना चाहिए? एनएसडीएल को पे करना चाहिए। तो सरकार ने क्या करा, एक अमेंडमेंट लेके आया। सरकार ने कहा कि भाई अगर 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 क्या होता है, शेयर बेचे जाते हैं, तो इनकम किसकी मानी नहीं जाएगी? डिपॉजिटरी की नहीं मानी जाएगी, किसकी मानी जाएगी? बेनिफिशियल ओनर। तो बेसिकली रिलायंस की किताब में शेयर्स किसके नाम पे? एनएसडीएल के नाम पे, लेकिन बेनिफिशियल ओनर कौन है? आरजी है। तो सरकार ने कहा कि भाई जो इनकम है वो किसकी होगी? बेनिफिशियल ओनर की होगी। इनकम बेसिकली किसकी होगी? बेनिफिशियल ओनर की होगी, एंड नॉट टू बी द इनकम ऑफ डिपॉजिटरी। मतलब इस एनएसडीएल की इनकम नहीं होगी, किसकी इनकम होगी? डिपॉजिटरी की इनकम मानी जाएगी। इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई? अच्छा, एक और चीज समझना। देखो, मेरा डीमेट अकाउंट है, मैंने डीमेट अकाउंट में 100 शेयर लिए रिलायंस लिमिटेड के, उसका 200 शेयर खरीदे, फिर 300 शेयर खरीदे, और बाद में जाकर मैंने 300 शेयर बेच दिए। अब सवाल आता है कि जो मैंने ये 300 शेयर बेचे हैं, ये कौन से वाले बेचे हैं? तो सरकार कहती है कि भाई जब डीमेट अकाउंट में से आप कोई सिक्योरिटीज को बेचते हो तो फीफो मेथड पे देखा जाएगा। तो बेसिकली अगर मैंने ये 300 शेयर बेचे तो कौन से बेचे होंगे? 100 ये वाले, 200 ये वाले। तो बेसिकली सरकार कहती है कि भाई इन दोनों को बेचा है, हम ये मानेंगे कि आपने जो है इन दोनों को बेचा है ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। फीफो मेथड के बेसिस पे आपको जो है कैलकुलेशन करनी है। अब अपन क्या करेंगे, इस 100 शेयर का कैपिटल गेन निकालेंगे, इस 200 शेयर का कैपिटल गेन निकालेंगे। अच्छा, इस 100 शेयर का कैपिटल गेन अलग से निकलेगा, इस 200 शेयर का कैपिटल गेन अलग से निकलेगा। क्यों? क्योंकि 100 शेयर का कॉस्ट एलोकेशन कुछ और होगा, पीरियड ऑफ डेट ऑफ परचेज कुछ और होगी। ये जो 200 शेयर है इसका कॉस्ट एलोकेशन कुछ और होगा, डेट ऑफ परचेज कुछ और होगी। तो इतनी कहानी समझ में आई कि भाई अगर 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 डीमेट अकाउंट से कोई सिक्योरिटीज बेची जाती है तो फीफो मेथड पे अपन डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सी सिक्योरिटी बेची है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब अपन देखते हैं 45(3). देखो होता क्या है कि भाई मैं एक आदमी हूं, मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो देखो, सरकार कहती है कि भाई अगर कोई पार्टनर बन के किसी फर्म में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा, उसने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दिया, तो मैं पार्टनर हूँ, मैं आदमी था, मैंने आपको बताया मैं आदमी ही हूँ। मैंने एक फर्म ढूंढी, उसने बोला कि भाई चल मुझे पार्टनर बना ले। सामने वाला बोलता है कि भाई हमें क्या देगा। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, मैं तुझे अपनी प्लांट मशीनरी दे देता हूँ, या मैं तुझे अपनी बिल्डिंग दे देता हूँ। अब मेरी बिल्डिंग मेरे नाम पे रजिस्टर्ड थी, मतलब मैंने क्या करा, बिल्डिंग का ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल गेन लगे मुझ पे। तो कैपिटल गेन किस पे लगेंगे, आरजी पे लगेंगे। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर 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 कोई आरजी क्या करता है, कैपिटल एसेट को इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल एसेट को एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस करता है, किसमें, फर्म में, एओपी और बीओआई में। तो बेसिकली सेल कंसेशन क्या माना जाएगा, मतलब मैंने अपनी एसेट को ट्रांसफर कर दिया ना, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया। मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सरकार ने कहा कि भाई मेरे लिए सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, तो मैंने तो उसको क्या दिया है, मैंने उसको अपनी एसेट दी। अब मुझे बताओ उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, उसके बदले में अब मुझे ये बताओ कि जो फर्म है वो क्या एंट्री पास करेगी। तो अगर मैंने कैपिटल एसेट इंट्रोड्यूस करी है, तो फर्म अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आरजी, आरजी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, आरजी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़। तो सरकार कहती है कि भाई आपने अपनी प्लांट एंड मशीनरी दी, बदले में आपको क्या मिला, बदले में आपको जो है 1 करोड़ का कैपिटल अकाउंट मिला, ठीक है ना। बदले में आपको क्या मिला, 1 करोड़ का कैपिटल अकाउंट मिला। तो सरकार ने कहा कि भाई आपकी सेल कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट। इतनी कहानी समझ में आ गई। सो अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट क्या होगी, मेरी क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। तो मैंने अपनी एसेट ट्रांसफर करी फर्म को। अच्छा, जनरली अगर मैं किसी और को बेचता, तो मैं एसेट बेचता, पैसा ले लेता। इधर क्या हुआ, मैंने एसेट बेची, मैंने एसेट सामने वाले को बेची, मतलब फर्म को दी, बेची नहीं है, फर्म को दी, और उसके बदले में उसने मुझे क्या दिया, कैपिटल अकाउंट दिया। तो सरकार ने कहा कि उसके फर्म ने अपनी किताब में आपके नाम पे कितनी लाइबिलिटी खड़ी करी है, वो क्या है, आपका सेल कंसिडरेशन है। अच्छा, एक और चीज समझना, मैंने आपको 50 सी कराया था, 50 सी कराया था। 50 सी क्या होता है, जब आप लैंड और बिल्डिंग को बेचते हो, तो उसके इसमें अपन सेल कंसेशन निकालते हैं। 50 सी क्या बताया था कि भाई अगर आप अनलिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स को बेचते हो, अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को बेचते हो, तो उसकी सेल कंसेशन किस तरह से निकलती है। इसी तरह से सरकार ने कहा कि भाई मैं पार्टनर हूं, मैं कोई कैपिटल एसेट क्या कर रहा हूं, कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। मैं कोई कैपिटल एसेट कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, कहां पर, फर्म में, एओपी और बीओआई में। तो जो सेल कंसिडरेशन है वो कैसे निकलेगी, 50 सी और 50 सी को मद्देनजर रखते हुए निकलेगी। अच्छा, अज्यूम करना कि भाई मैंने लैंड एंड बिल्डिंग, मैं एक पार्टनर हूं, मैंने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग किसको दे दी, फर्म को दे दी। फर्म उसकी एचडीबी मान लो थी 1 करोड़, लेकिन फर्म ने अपनी किताब में कितना दिखाया, फर्म ने अपनी किताब में दिखाया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आरजी का कैपिटल अकाउंट कितना, 10 लाख दिखा दिया मान लो। तो सरकार कहती है कि भाई देखो, नॉर्मल प्रोविजन के बेसिस पे आपकी सील कंसेशन क्या हो जाएगी, 10 लाख। आपकी सेल रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 लाख। मतलब आप तो हमें चूना लगा रहे हो। 50 सी क्या बोलता है कि अगर आप लेना बिल्डिंग को बेचते हो, तो सेल और एचडीबी विच इज हायर क्या माना जाएगा, आपका सेल कंसेशन माना जाएगा। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आपके लिए हम क्या मान रहे हैं कि आपने बिल्डिंग को ट्रांसफर कराया, लैंड बिल्डिंग को ट्रांसफर कराया, तो हम आपका कैपिटल गेन निकालेंगे। कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, सेल कंसेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरा कैपिटल गेन निकल जाएगा। इधर सेल कंसिडरेशन 10 लाख लेने की वजह आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 करोड़ लेना पड़ेगा, एज पर 50 सी। तो सरकार ने कहा कि अगर 50 सी लग रहा है, 50 सी लग रहा है, तो आपको जो है 50 सी और 50 सी के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेल कंसिडरेशन को निकालना पड़ेगा। लॉजिकली समझ में आ गया ना मैं, क्योंकि हो सकता है कि भाई पार्टनर और फर्म मिलकर मैनिपुलेशन करे ताकि पार्टनर को कम कैपिटल गेन देना पड़े, तो 50 सी और 50 सी लग जाएगा। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, 56 टू 10 लगेगा इन केस ऑफ फर्म। तो जब अपन आईएफएस पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब 56 टू 10 बड़ा इन डेप्थ में समझेंगे, अभी आप इतना समझ के भूल जाओ कि 50 सी और 50 सी तो लगेगा किसमें, पार्टनर के हाथ में, और 56 टू 10 किसमें लग जाएगा, फर्म के हाथ में लग जाएगा। और 56 टू 10 बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर किस तरह से इनकम टैक्सेबल होती है, वो अपन जाके किधर देखेंगे, आईएफएस के चैप्टर में देखेंगे। तो इधर तक कहानी समझ में आ गई कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ, एज अ पार्टनर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे कोई कैपिटल एसेट इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरे लिए वो ट्रांसफर है, मुझे कैपिटल देना पड़ेगा। तो मेरी सेल कंसिडरेशन कैसे निकलेगी, तो जो भी फर्म ने अपनी किताब में मेरे नाम पे क्रेडिट अकाउंट करा है, मेरे नाम पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है, वो मेरी क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। सब्जेक्ट टू 50 एंड 50 सी है। 50 सी क्या होता है, लैंड बिल्डिंग के लिए। 50 सी क्या होता है, अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के लिए। तो हो सकता है मैंने अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज फर्म को दे दिया, फर्म ने मुझे क्या कर दिया, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट दे दिया। इधर तो पूरी कहानी समझ में आ गई। अब एक और चीज समझना, ऑलराइट गाइस, तो अपन एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, और वो क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ आपका एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ किसी भी तरह का लैंड। तो देखो सरकार ने क्या करा, ये सरकार है और ये कौन है, आरजी है। सरकार ने बेसिकली मेरा एक जमीन था, उसको क्या करा, कंपल्सरी एक्वायर करा। सरकार कहती है कि जो आपकी जमीन है ना, ये आप हमें दे दो, हम क्या करेंगे, रोड बनाएंगे। अच्छा,
अब मैंने तो सरकार को बोल दिया कि भाई मैं तो देने के लिए रेडी नहीं हूँ। सरकार ने बोला देखो अगर आप खुद से नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, कंपलसरी एक्वायर कर लेंगे। कंपलसरी एक्वायर कर लेंगे, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब देखो सरकार ने क्या करा, फिर कंपलसरी एक्वायर कर लिया मेरा लैंड। मैं देने के लिए रेडी नहीं था, सरकार ने मेरा लैंड कंपलसरी एक्वायर कर लिया। सरकार कहती है कि भाई इस लैंड के बदले में हम आपको 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दे देते हैं। तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जब ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ा रहा था, मैं कहा ट्रांसफर की डेफिनेशन, देखो ये रहा। ट्रांसफर की डेफिनेशन में अपन ये देखी थी कि अगर आपका जो है क्या होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है तो उसको भी अपन क्या मानते हैं, ट्रांसफर मानते हैं। तो बेसिकली मेरा लैंड क्या होगा, कंपल्सरी एक्वायर हो गया, तो मेरे हाथ में क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई। तो मैं आपको लेके चल रहा था कहां पर, जस्ट अ सेकंड। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स, कम ऑन ब्रो, शो मी कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन गायब हो गया यार, ये रहा। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई अपन सेक्शन 45, सेक्शन 45 कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। तो हुआ क्या कि भाई सरकार ने मेरा लैंड कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, उसके बदले मुझे क्या दे दिया, कंपनसेशन दे दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, मेरे हाथ में क्या हो गया, कैपिटल गेन लगेंगे। अच्छा, सेल कंसेशन क्या मानी जाएगी, सेल कंसेशन मानी जाएगी जितना सरकार ने मुझे क्या दिया, कंपनसेशन दिया है। तो सरकार ने मुझे 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया, तो 1 करोड़ मेरी क्या हो जाएगी, सेल कंसेशन आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता है, जितने पे आपने खरीदी थी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं वो हमने देखा भी था, राइट। हाँ, तो जितने में आपने खरीदी थी वो अपनी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म आपकी लैंड थी, आपका जो लैंड था वो लॉन्ग टर्म था, तो सरकार क्या बोलेगी कि भाई आपको जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल सकते हो। अब मुझे एक चीज बताओ, 2019-20 में सरकार ने मुझसे क्या करा, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया लैंड को, ठीक है। फिर सरकार ने जो मुझे कंपनसेशन है ना वो 2023-24 में दिया। तो जो 1 करोड़ का कंपनसेशन है ना, ये मुझे कब मिला, 23-24 में मिला। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अपन ने प्रोविजन क्या पढ़ रखा है, क्योंकि भाई कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होते हैं, जब आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा, ट्रांसफर कब हो गया मेरा कैपिटल एसेट, 2019-20 में, तो क्या मैं इस साल टैक्सेबल कर दूं। सरकार ने कहा हम आपको जो है एक एग्जेम्पशन देते हैं। क्या एग्जेम्पशन देते हैं, कि जिस साल आपको कंपनसेशन मिलेगा ना, आपको जो है उस साल क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो 2019-20 में मेरा क्या हुआ था, मेरा 2019-20 में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था, तो 2019-20 में मेरा क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 2019-20 में मेरा कैपिटल गेन टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई हम अगर कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहे हैं आपके लैंड को, तो आपको जो है कैपिटल गेन पे टैक्स कब पे करना है, जब हम आपको कंपनसेशन देंगे। तो अपने केस में कंपनसेशन मिला था 23-24 में, 1 करोड़ का कंपनसेशन मिला था, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होंगे, 23-24 में होंगे। मतलब सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन में कब निकालूंगा, जब मुझे कंपनसेशन मिल जाता है, ठीक है। इतनी कहानी समझ आ गई आपको। तो देखो वही कह रखा है इन लोगों ने कि भाई आपका क्या होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है, तो सेल कंसेशन क्या माना जाएगा, जितना आपको कंपनसेशन मिला। लॉजिकल बात है ना, मैंने अपना लैंड सरकार को दिया, सरकार ने मुझे जो भी पैसा दिया वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा जो है सेल कंसेशन मान लिया जाएगा। हाँ देखो, टैक्सेबल कब होगा, जब आपको कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है। टैक्सेबल कब होगा, जब आपको कंपनसेशन मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज समझना, फुल कंपनसेशन इज टैक्सेबल इवन इफ पार्टीज रिसीव। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल का गायब हो गया अपना, आइए ना एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो 2019-20 में क्या हुआ मेरा, 2019-20 में कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। सरकार ने कहा कि हम आपको 1 करोड़ का कंपनसेशन देंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो, अब आया 2020-21, अब आया 2020-21, सरकार ने मुझे जो है इधर 20 लाख का कंपनसेशन दे दिया, ठीक है। फिर 2021-22 में सरकार ने मुझे 80 लाख का कंपनसेशन दे दिया। अच्छा, 2019-20 में सरकार ने मुझे कहा था कि हम आपको 1 करोड़ का कंपनसेशन देंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई कैपिटल गेन टैक्सेबल का होता है जब ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सरकार ने 45(4) में एग्जेम्पशन दे दिया, सॉरी 45(5) में, सेक्शन 45(5) में, कौन सा सेक्शन 45(5), ये रहा। सेक्शन 45(5) में 5 में सरकार ने आपको एग्जेम्पशन दे दिया कि भाई अगर आपका क्या होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है, तो आपको कैपिटल गेन पे टैक्स कब पे करना है, जब आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, नॉट इन द ईयर, नॉट इन द ईयर जिसमें आपने क्या करा है, ट्रांसफर करा है। तो सीधी सी बात है, 2019-20 में क्या हुआ, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, तो मेरा कैपिटल कितना निकलेगा, सेल कंसिडरेशन आएगी मेरी 1 करोड़ की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन अज्यूम करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 80 लाख है, ठीक है। तो मेरा कैपिटल गेन कितना निकल के आ गया, कैपिटल गेन निकल के आ गया 20 लाख का। सरकार कहती है कि जो 20 लाख का आपका कैपिटल गेन निकला है ना 2019-20 में, इस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कब टैक्स पे करोगे, जब आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। अब सरकार ने फिर एक और चीज कह दी, सरकार ने एक और चीज कही कि भाई अगर आपको थोड़ा सा भी कंपनसेशन मिल जाता है ना, पार्ट ऑफ द कंपनसेशन भी फ्यूचर ईयर में मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो 2020-21 में मुझे क्या मिल गया, 20 लाख मिल गया ना। पार्ट ऑफ द कंपनसेशन मुझे मिलना था 1 करोड़, 1 करोड़ में से 20 लाख अभी मिला, और 80 लाख मिलेगा 2021-22 में। तो सरकार ने कहा जिस साल आपको थोड़ा सा भी
जिस साल आपको थोड़ा सा भी कंपेंसेशन मिल जाता है, आपको टैक्स उस साल पे करना पड़ेगा। तो जो मेरा 20 लाख का कैपिटल गेन निकल के आया था ना, इस 20 लाख का जो भी टैक्स बनता है, ये मुझे कब पे करना पड़ेगा? 2021 में। तो देखो वही रखा है कि पूरा का पूरा कंपेंसेशन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा का पूरा कंपेंसेशन इज टैक्सेबल इवन इफ पार्ट अमाउंट इज रिसीव्ड। तो पार्ट अमाउंट मिला मुझे 20 लाख का, मुझे अमाउंट मिला 2021 में, लेकिन सरकार ने कहा ये जो 1 करोड़ का पूरा का पूरा कंपेंसेशन है, इसका जो भी कैपिटल गेन निकल के आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा जिस साल आपको पार्ट ऑफ द कंपेंसेशन मिल गया है। तो आपको लॉजिकली मैंने पूरा समझा दिया। सबसे पहले तो अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो सेल कंसेशन क्या माना के जाएगा? जितना आपको कंपेंसेशन अमाउंट मिला है। ठीक है। टैक्सेबल कब होगा? जब आपको कंपेंसेशन मिल जाएगा। नॉर्मल प्रोविजंस में क्या होता है? जब अपन ट्रांसफर करते हैं तब क्या टैक्सेबल होता है अपना कैपिटल गेन। देखो ये रहा कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होता है? इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द एक्चुअल ट्रांसफर टुक प्लेस। लेकिन सरकार ने कहा कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में क्या होगा? जिस साल आपको कंपनसेशन मिल गया उस साल टैक्सेबल होगा। फिर सरकार ने कहा कि भाई पूरा का पूरा कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा इवन इफ पार्ट अमाउंट इज रिसीव्ड। तो मैंने आपको एग्जांपल से देके बता दिया कि भाई 1 करोड़ का कंपनसेशन था, 2019-20 में मेरा कैपिटल गेन निकलता कितने का? 20 लाख का। सरकार ने कहा जब आपको कंपनसेशन मिल जाएगा उस साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 2021 में मुझे कंपनसेशन मिल गया तो सरकार ने कहा अब टैक्स पे कर दो। तो भले ही 2021 में मुझे 1 लाख रुपए मिला होता तो सरकार कहेगी भले 1 लाख मिल गया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा इस 20 लाख पे। तो इस 20 लाख पे क्या करोगे? जो भी टैक्स रेट होती है अपनी टैक्स रेट पढ़ ली है, 20 लाख पे टैक्स रेट लगाओगे और कंपनसेशन पे कर दोगे उस साल जिस साल आपको कंपनसेशन मिल गया है। इवन इफ पार्ट कंपनसेशन इज रिसीव्ड, उस साल आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा कैपिटल गेन्स पे। अच्छा मुझे बताओ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करोगे? जिस दिन आपने एक्वायर करा था से लेके टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन आपको क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। अपन जो इंडेक्सेशन की बात करते हैं, तो अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना, पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक लोगे? डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके कब तक? जिस साल आपने ट्रांसफर करा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा? डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके जिस साल मैंने ट्रांसफर करा। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्यों जरूरी होता है? ताकि अपन ये देख सकें कि भाई ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। अपने कहानी समझी थी ना, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, वो वाला कहानी। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा? डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एसईसी टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। इतनी कहानी समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो अपन को क्या मिल रहा है? नॉर्मल कंपनसेशन मिल रहा है। और देखो इंडेक्स कब तक का लोगे? इंडेक्स लोगे अप टू द प्रीवियस ईयर इन विच द कंपल्सरी एक्वायर्ड। अब मुझे एक चीज बताओ, 2019-20 में क्या हो गया था? मेरा कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया था और मैंने डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके जब मैं इंडेक्सेशन की बात करूंगा तो कब तक लूंगा? 2019-20 जब ट्रांसफर हुआ है। नॉट मैं इंडेक्सेशन इधर तक का नहीं लूंगा जिस साल मुझे कंपनसेशन मिला है। इंडेक्स तब तक का लिया जाएगा जिस साल आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो सरकार बेसिकली कहती है कि ट्रांसफर तो इस दिन हो गया, कैपिटल गेन्स हम कंप्यूट कर लेंगे, बस इतना सा है कि टैक्स लायबिलिटी हम डिफर कर रहे हैं। आखिर टैक्स लायबिलिटी क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं। जिस साल आपको कंपनसेशन मिल जाएगा उस साल आपको टैक्स पे करना है। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सरकार ने मेरी लैंड कंपल्सरी एक्वायर कर दी, मुझे कुछ पैसा भी नहीं दिया। एक तो जबरदस्ती कर रहे हो, एक तो दादागिरी कर रहे हो, ऊपर से पैसा भी नहीं दे रहे हो और फिर टैक्स भी मांग रहे हो। तो सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आपसे कंपल्सरी एक्वायर कर लेते हैं, जिस साल आपको कंपनसेशन मिल जाए तो उस साल आप टैक्स पे कर देना। अब देखो सरकार ने मुझे 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ यार। मुझे लगा कि कम से कम मुझे 2 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो मैंने क्या करा? कोर्ट में जाके अपील फाइल कर दी, कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया सरकार के खिलाफ। तो मैं कोर्ट में गया और मैंने सरकार को कहा कि सरकार, एक तो मैंने कोर्ट में गया और मैंने कहा कि सरकार ने मेरी लैंड कंपल्सरी एक्वायर कर ली है, मुझे 2 करोड़ मिलना चाहिए था, बस उनने 1 करोड़ ही दिया है। तो आप कुछ करो, हे प्रभु आप कुछ करो, मैं गरीब इंसान हूँ। तो सरकार ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा कि हम आपको जो है इनास कंपनसेशन दिलवा देते हैं। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि भाई एक काम करो, आप जो है रोहन गर्ग को 50 लाख का एडिशनल कंपनसेशन दो। ठीक है। तो मैंने क्या करा था? पहले तो 1 करोड़ का कंपनसेशन ले लिया था सरकार से। फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं कोर्ट के पास चला गया। मैंने कोर्ट को कहा कि भाई देखो ये जो कंपनसेशन दिया है ना सरकार ने मुझे कम दिया है, मुझे कम से कम कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो 2 करोड़ का। कोर्ट ने सरकार को बोला कि भाई रोहन गर्ग को कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन दो। तो जो आपने 1 करोड़ दिया ना उसके बदले में आप 50 लाख और का कंपनसेशन दो पहले तो। ठीक है। तो मैंने डिमांड करी थी कितने की? मैंने बोला था कि सरकार, मैंने कोर्ट को बोला कि भाई मुझे 1 करोड़ और का कंपनसेशन मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ठीक है 50 लाख का कंपनसेशन हम और दिलवाते हैं आपसे। ठीक है ना, आपकी ना सरकार की, 50 लाख का कंपनसेशन और ले जाओ। अब देखो जो आपको एडिशनल कंपनसेशन मिला है, जो आपको इनहांस कंपनसेशन मिला है, वही तो आपको फायदा हुआ ना। कैसे फायदा हुआ? देखो अगर आपको पहले ही 1.5 करोड़ मिल जाता, पहले ही क्या मिल जाता? 1.5 करोड़ मिल जाता, तो आपकी सील कंसेशन क्या होती? 1.5 करोड़ होती। फिर उसमें से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करते, आपका कैपिटल गेन निकल के आता। लेकिन अभी तो आपने सिर्फ 1 करोड़ पे टैक्स पे करा है। तो सरकार कहती है कि जो आपको इनहांस कंपनसेशन मिला है ना, उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनहांस कंपनसेशन अगर मुझे मिलता है, मैं लिखता हूँ इधर ईसी,
अगर मुझे क्या मिलता है, इनास कंपेंसेशन मिलता है, तो सरकार कहती है कि सेल कंसेशन क्या मानी जाएगी, जो भी आपको इनास कंपेंसेशन मिला है, ठीक है। अच्छा, इसका कॉस्ट ऑफ कुछ होगा क्या? कॉस्ट ऑफ का कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ तो मैंने इधर ले लिया ना, पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ तो मैंने इधर कंसिडर कर लिया पहले ही। तो सरकार कहती है कि इधर का कॉस्ट ऑफ नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको जो है लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलाउ करते हैं। आपके जो लिटिगेशन के खर्चे हैं ना, आपके जो लिटिगेशन के खर्चे हैं वो आपको अलाउ कर देते हैं। लिटिगेशन का खर्चा बोले तो मैं कोर्ट में गया था ना, मैंने कोर्ट में गया था तो मैंने एडवोकेट को हायर करा होगा, तो एडवोकेट को मैंने हायर करा होगा तो उसने कुछ मेरे से फीस ली होगी। तो लिटिगेशन का मतलब है केस को लड़ने में जो भी फीस ली जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, मेरी जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से मैं लेस कर सकता हूँ। तो मुझे 50 लाख का एडिशनल कंपेंसेशन मिला था, तो मैं क्या करूंगा, सेल कंसिडरेशन मेरी हो जाएगी 50 लाख की। लिटिगेशन खर्चे, कॉस्ट ऑफ तो कुछ होगा नहीं इसका। लिटिगेशन के खर्चे क्या है, फॉर एग्जाम्पल अपन अज्यूम करते हैं 2 लाख है, तो बेसिकली 48 लाख का मेरा क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपका जो इनांस कंपेंसेशन है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी जो लिटिगेशन खर्चे है ना, जो आपने केस करा उस पर जो आपके खर्चे हुए सरकार जो है वो आपको अलाउ कर देगी, तो आपका कैपिटल गेन निकल के आया 48 लाख का। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई देखो, जो अपने ऊपर कैपिटल गेन निकाला था, अपन अज्यूम करते हैं ये कैपिटल गेन क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। अब सवाल आता है जो अपने को इनांस कंपेंसेशन मिला है, इनांस कंपेंसेशन मैंने जो है 48 लाख का कैपिटल गेन निकाला, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? तो सरकार ने बेसिकली ये कह दिया कि भाई इनांस कंपेंसेशन का कैपिटल गेन डिपेंड करता है कि जो आपका ओरिजिनल कंपेंसेशन था ना, जो आपका नॉर्मल कंपेंसेशन था, उसका नेचर क्या था। तो अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो बेसिकली मेरा इनांस कंपेंसेशन भी क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, मतलब ये 48 लाख भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर जो ओरिजिनल कंपेंसेशन मुझे मिला था, अगर मुझे ओरिजिनल कंपेंसेशन जो मुझे मिला था वो मेरा शॉर्ट टर्म था, होता वो मेरा अगर शॉर्ट टर्म होता तो ये जो इनांस कंपेंसेशन है ये भी मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। इतनी कहानी समझ आ गई? तो देखो, मुझे इनांस कंपेंसेशन मिला है तो सेल कंसेशन क्या माना जाएगा, जो मुझे पैसा मिल गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, सिर्फ आपके लिटिगेशन खर्चा लाओगे। टैक्सेबल कब होगा, देखो टैक्सेबल होगा जब आपको कंपेंसेशन अगेन मिल जाता है। जिस साल आपको कंपेंसेशन मिल गया उस समय क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपको जो है कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बेस पे कंपेंसेशन मिला हुआ होना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया है और फिर आपको कंपेंसेशन मिला है तो हम टैक्सेबल करते हैं। लेकिन अगर कोर्ट का क्या आया है, कोर्ट का इंट्रीम ऑर्डर आया है, इंट्रीम ऑर्डर बोले तो अभी तक फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, कोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर पास करा और इंट्रीम ऑर्डर के बेसिस पे आपको कंपेंसेशन दे दिया, इंट्रीम ऑर्डर के बेसिस पे आपको इनहांस कंपेंसेशन मिल गया। तो सरकार कहती है कि अगर इंट्रीम ऑर्डर के बेसिस पे आपको इनहांस कंपेंसेशन मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल कब होगा, जब फाइनल ऑर्डर आपको आ जाएगा, जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, अब देखो इंट्रीम ऑर्डर ने, सरकार ने इंट्रीम ऑर्डर पे, इंट्रीम ऑर्डर जो है कोर्ट ने पास करा उसके बेसिस पे सरकार ने मुझे कंपेंसेशन दे दिया। अब हो सकता है कि भाई जब कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करे तो वापस चेंजेस कर दे, तो वापस वापस अपन को कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो सरकार ने कहा कि इतना झमेला हम करते ही नहीं है, जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा उसके बेसिस पे आपको कंपेंसेशन मिल गया तो हम टैक्सेबल करेंगे। इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे अगर आपको कंपेंसेशन मिल जाता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, मैंने आपको नेचर बता दिया कि भाई इनहांस कंपेंसेशन का नेचर क्या होगा, इनहांस कंपेंसेशन का नेचर क्या होगा, तो देखो सेम एज नॉर्मल कंपेंसेशन। अगर नॉर्मल कंपेंसेशन का कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म था तो इनहांस कंपेंसेशन का कैपिटल गेन भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म एंड वाइस वर्सा। अच्छा, मेरी बात समझना, ये कौन था, आरजी था। आरजी लिमिटेड का क्या हुआ था, लैंड एक्वायर हुआ था। देखो ये रहा ना, ये कौन है बेचारा, आरजी लिमिटेड है। आरजी लिमिटेड का लैंड एक्वायर हुआ था, सरकार ने आरजी लिमिटेड को 1 करोड़ रुपए दे दिया, ठीक है, सरकार ने जो है कंपेंसेशन अमाउंट 1 करोड़ रुपए अवार्ड कर दिया। 2 साल बाद क्या होता है कि 2 साल बाद आरजी की डेथ हो जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट ने आरजी को 1 करोड़ का क्या दे दिया था, कंपेंसेशन दिया था। आरजी जो है कोर्ट के पास चला गया था कि भाई ये कोर्ट हमें बचा लो, हमें जो है कंपेंसेशन मिलना चाहिए 2 करोड़ का, ठीक है। कोर्ट ने अभी तक ऑर्डर पास नहीं करा है, इतने में मीनवाइल मैं क्या हुआ, टपक गया, मैं स्वर्गवास, मेरा स्वर्गवास हो गया। तो सरकार कहती है कि अगर इनहांस कंपेंसेशन किसको मिलता है, रोहन के अलावा किसी और बंदे को मिलता है, मतलब रोहन के बेटे को मिलता है, रोहन की बीवी को मिलता है, अगर इनहांस कंपेंसेशन रोहन के अलावा किसी और पर्सन को मिलता है तो भी टैक्सेबल होगा ही। तो देखो क्या दे रखा है, वेयर बाय द रीजन ऑफ डेथ ऑफ एनी अदर, वेयर बाय द रीजन ऑफ डेथ या फिर कोई भी अदर रीजन की वजह से इनहांस्ड कंपेंसेशन इज रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन। इनहांस्ड कंपेंसेशन किसको मिल रहा है, किसी दूसरे पर्सन को मिल रहा है, देन द अमाउंट रिसीव्ड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम अंडर द कैपिटल गेन ऑफ द पर्सन हु रिसीव्ड द सेम। तो जिस बंदे को इनहांस्ड कंपेंसेशन मिल रहा है उसके हाथ में क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा, सिंपल। तो जो अपन ने कैलकुलेशन करी थी ना, जो अपन ने बेसिकली ये कैलकुलेशन करी थी, ये कैलकुलेशन अब किसके हाथ में होगी, जिसके जिसके हाथ में कंपेंसेशन मिला है। फॉर एग्जांपल मेरी बीवी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड। अब देखो मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, सरकार ने आपको कंपेंसेशन दिया या इनहांस्ड कंपेंसेशन दिया। अच्छा, हो सकता है कि भाई कंपेंसेशन या इनहांस कंपेंसेशन मिलने में आपको थोड़ा टाइम लग जाए, तो सरकार आपको क्या देती है, इंटरेस्ट भी देती है, ठीक है। सरकार आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है वो भी तो आपकी इनकम हुई ना, तो आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, कौन से हेड में टैक्स पे करोगे, सैलरी तो है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, पीजीईपी है नहीं, कैपिटल गेन्स है नहीं, ठीक है, तो आपका बचा क्या, आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है
जो आपको इंटरेस्ट मिलता है किस पे, कंपेंसेशन पे, इनहांस कंपेंसेशन पे, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गाइड इन द ईयर ऑफ रिसीट। जिस साल आपको कंपेंसेशन, जिस साल आपको इंटरेस्ट मिल गया उस साल टैक्सेबल करा जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई ये मुझे इनकम तो मिल गई इंटरेस्ट की, तो सरकार ने आपको जो है एक एग्जेम्पशन दिया है, और वो क्या दिया है कि जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका 50% हम खर्चा आपको अलाउ करते हैं, मतलब 50% आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस 50% पे आपको जो है आईपीओ एक्ट के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो सरकार आपको फ्लैट डिडक्शन देती है 50% का, सरकार आपको क्या करती है, फ्लैट डिडक्शन देती है ऑफ द 50% ऑफ द इनकम एंड नो अदर डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम इट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको करंट ईयर में 10 रुपए का क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, तो सरकार कहती है कि 10 में से 5 रुपए तो हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, मतलब 5 रुपए का फ्लैट डिडक्शन देते हैं, 5 रुपए को आपको देखने की जरूरत नहीं है, बाकी बैलेंस 5 रुपए को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर 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 किसमें, आईएफओएस के अंदर।